हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिटवेस्ट लर्निंग। आज हम ऊप्स विद जावा की यूनिट नंबर 2 कवर करने वाले हैं, जहाँ पे हमारे 3 मेन टॉपिक्स हैं: एक्सेप्शनल हैंडलिंग, आईओ बेसिक्स एंड मल्टी थ्रेडिंग। अगर ये कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए, एंड अगर आपको कोई डाउट आता है तो अगेन टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप पे आके आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा सिलेबस, जो कि स्ट्रिक्टली हमारे AKTU के हिसाब से है। सबसे पहले इसमें आता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग, आईओ बेसिक्स, सेकंड एंड थर्ड है हमारा मल्टी थ्रेडिंग। तो ऐसे ही ये जो यूनिट है हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जहाँ पे सबसे जो मेजर पार्ट है वो ये है। ठीक है, इसमें मेनली आप ट्राई, कैच, फाइनली थ्रो, ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। एंड हमेशा यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन AKTU एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 टॉपिक हमारे बनते हैं: बाइट स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम्स, एंड रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स इन जावा। और ये आता है मल्टी थ्रेडिंग। इसमें घुमा फिरा के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, लेकिन घुमा फिरा के थ्रेड की बात होती है। ठीक है, तो अब सीधा स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग से, जो कि हमारा पहला टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं आइडिया बिहाइंड एक्सेप्शन से। अब देखो, इन जावा प्रोग्राम देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ एरर, यानी कि 3 तरह के हमारे एरर्स होते हैं। ये जहाँ तक आपने सी में भी पढ़ा होगा, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, टाइप्स ऑफ एरर करके क्वेश्चन आता था, हो सकता है आपको याद हो। तो पहला होता है हमारा सिंटैक्स एरर, जैसे सेमीकोलन मिस कर देना, या कंपाइल, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप सिंटैक्स के साथ कर रहे हो। दूसरा आता है हमारा लॉजिकल एरर, जहाँ पे आपके बग्स, रॉन्ग फॉर्मूले, मान लो आपने फॉरेनहाइट का फॉर्मूला सेल्सियस टू फॉरेनहाइट कन्वर्ट करना है, और आपने मान लो एडिशन लिख दिया आपने फॉर्मूला वहाँ पे, तो अगेन ये लॉजिकल एरर के अंदर आता है। प्रोड्यूसिंग इनकरेक्ट आउटपुट्स। ठीक है, एंड तीसरा होता है हमारा रन टाइम एरर्स। तो ये 3 तरह के एरर्स होते हैं, इनको याद रखना, ये 2 नंबर में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। डेफिनेशन: एन एक्सेप्शनल इज अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड और अबनॉर्मल इवेंट। यानी कि जाहिर सी बात है, एक्सेप्शन क्या है कि जो हम चाह नहीं रहे ऐसा प्रोग्राम हमारा कर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप सेल्सियस टू फॉरेनहाइट कन्वर्ट करने का प्रोग्राम बना दे रहे हो, एंड बाय एनी चांस आपका जो आउटपुट आता है वो फैक्टोरियल निकाल के दे देता है, तो आपका होगा कि ये क्या हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे आपका लॉजिकल एरर लगा होगा। एंड अगेन, इन्हीं सब चीजों को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शंस को यूज करते हैं। द कोर आइडिया: एंड एक्सेप्शन इज अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड, वही सेम चीजें घुमा फिरा के हैं। ठीक है, ये मैंने इस तरह से इसलिए लिखा हुआ है ताकि अगर ये क्वेश्चन AKTU में आता है कि व्हाट इज एक्सेप्शन, एक्सप्लेन एक्सेप्शन, या इस तरह से रिलेटेड कुछ भी आता है, तो आप इतनी थ्योरी लिख सको। बाकी सिंपल है, आप पढ़ सकते हो। वाई हैंडल इट: द JVM एबनॉर्मली टर्मिनेट्स द प्रोग्राम। अगर आप हैंडल नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है जावा एरर दे देगा एंड प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। बट एक्सेप्शनल हैंडलिंग में क्या होता है कि जावा उसको टर्मिनेट नहीं करता, उसे हैंडल कर लेता है एंड आगे का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर देता है। वरना अगर कोई एक छोटी चीज गलत होगी तो वो पूरा प्रोग्राम ही गलत कर देगा, जो हमारा JVM है वो। बट जावा इस चीज को एक्सेप्शनल हैंडलिंग से ओवरकम कर देता है। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस एंड एरर्स। 2 चीजें होती हैं। एरर्स वही जो, जैसे आपने कुछ भी गलत लिख दिया, टर्मिनल में आपके जो आउटपुट आएगा उसमें लिखा होगा कि इन लाइन ये इस तरह से करके एक एरर बना के आ जाएगा। अब एरर्स के और एक्सेप्शन के बीच में डिफरेंस होता क्या है, तो देखो, ये दोनों चीजें जो हैं वो java.lang.throwable, ये रूट जो क्लास है इसकी सब क्लास है, ये याद रखना। ये भी अक्सर कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि एक्सेप्शनल एंड हैंडलिंग इसकी जो सब किसकी सब क्लास है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है java.lang.throwable, ये इसकी सब क्लास है। जब भी हम एरर एक्सेप्शनल हैंडलिंग लेंगे तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सेप्शन क्या होता है। दिस आर मैनेजेबल कंडीशंस that an application can and should catch and recover from। बेसिकली वही चीज कि ये क्या होता है कि हम यहाँ मान लेते हैं कि एरर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने इनपुट लिया है इंटीजर का, मान लो यूजर ने दे दिया स्ट्रिंग, तो जाहिर सी बात है ना, वहाँ एरर आ जाएगा कि वो कह देगा कि टाइप इंट को हमें चाहिए था लेकिन हमें मिला है स्ट्रिंग। एक्सेप्शनल यहीं पे काम आता है। बेसिकली अगर कोई एरर आ रहा होगा तो एक्सेप्शनल वहां पे आके इन्वॉल्व होके उसका एक नया आउटपुट निकाल के दे देगा, जो कि हमने प्री डिफाइन किया होगा। एंड एरर तो बेसिकली वही जो हमें टर्मिनल पे आउटपुट मिलता है, जिसके चक्कर में वही क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैपनिंग इन सिस्टम एंड JVM एट द टिपिकल स्टेज टर्मिनेट द प्रोग्राम। बेसिकली JVM उस चीज को टर्मिनेट कर देता है। इसका एग्जांपल है हमारा आउट ऑफ मेमोरी एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, और नल, इसका एक्सेप्शन का एग्जांपल है हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। काफी सारे होते हैं, अगेन बहुत सारे होते हैं। यहाँ कुछ बेसिक मैंने लिखे हुए हैं। हायरार्चिकल ट्री, अब देखो, थ्रोएबल मेन क्लास होती है। ठीक है, थ्रोएबल मेन क्लास के 2 सब क्लासेस, यानी कि एरर एंड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के रन टाइम एक्सेप्शन एंड IO एक्सेप्शन। ठीक है, ये एक हायरार्किकल ट्री है। बेसिकली आप एक एनालॉजी समझ सकते हो उससे।
अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको बना के जरूर आना। इस तरह से अगर आप डायग्राम वगैरह बना के आते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं रेदर देन थ्योरी लिखने के। एंड देखो जैसे कि आप देख रहे हो ना कि मैं यहाँ पे, देखो बहुत से बच्चे क्या होते हैं उनको चीजें आती हैं बट वो स्कोर नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर आप यहाँ देख पा रहे होगे, थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं, तो देखो अगर आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होगे मैंने एक हेडिंग दिया है, ठीक है, उसके बाद मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। अगेन मेरे पास यहाँ कलर्स का ऑप्शन था, वहाँ पे एकेटीव एग्जाम में आपके पास कलर का और हाईलाइटिंग का ऑप्शन नहीं होगा, वहाँ आपको बस ब्लैक एंड ब्लू यूज करने हैं। तो ब्लैक पेन से हेडिंग लिखो, उसके अंदर ब्लू पेन से ये पूरा लिख दिया, फिर ब्लैक पेन से हेडिंग लिखी, फिर ब्लू पेन से लिख दिया। इस तरह से पॉइंट्स में आंसर लिखे, जहां पे एग्जामिनर को बहुत ज्यादा वो नहीं लगना चाहिए कि क्या कर रखा है। पेज भरे हुए लगने चाहिए, एग्जैजरेटेड नहीं लगने चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक एक लाइन में 2-3 अक्षर लिखेंगे, फिर एक लाइन का गैप दे देंगे, फिर 1-2-3 अक्षर लिखेंगे, एंड फिर कहते हैं कि हमने पेज तो भरे थे, हमने आंसर तो लिखा है, हमें हमारे लेकिन नंबर नहीं आए। कहाँ से आ जाएंगे भाई? मेक श्योर कि आप प्रॉपरली पेजेस को अच्छे से भरो, अच्छे राइटिंग में, एंड अच्छी तरह से भरो, कंटेंट लिखे आओ अच्छा, एंड ये डायग्राम्स वगैरह बना के आओ जहां जहां पॉसिबल हो। ये देखो, यही जो मैंने अभी आपको दिखा रहा था आपको हायरार्किकल ट्री, ये मैंने यहाँ पे प्रॉपरली बना के दिखा दिया है। थ्रोएबल हमारी मेन बेस क्लास है, उसकी 2 सब क्लासेस, एरर्स एंड एक्सेप्शंस। एरर्स में अनचेक्ड एरर हमारा आ जाता है, एंड एक्सेप्शन में फिर से एक होती है हमारी रन टाइम एक्सेप्शन, जिसमें अनचेक्ड एक्सेप्शन आ जाते हैं। इन्हें हम एंड अप जाके पढ़ेंगे, अनचेक्ड एंड चेक्ड एक्सेप्शन को, और फिर डायरेक्टली इसका एक दूसरा है चेक्ड एक्सेप्शन। आई होप समझ में आया होगा। एग्जाम में अगर आता है तो प्रॉपर सेम ये चीज आप बना के आ सकते हो, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब आता है हमारा एक्सेप्शंस एंड एरर्स। अगेन एक्सेप्शंस एंड एरर्स में भी टाइप्स ऑफ एरर जो कि था हमारा, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। लॉजिकल एरर को हम बग भी बोलते हैं, एंड रन टाइम एरर को फिर हम एक्सेप्शन में कंसिडर कर लेते हैं। तो सिंटैक्स एरर तो आप जानते हैं, समीकरण मिस हो गया या फिर कुछ भी अनडिक्लेयर वेरिएबल, मान लो आपने फॉर एग्जाम्पल इंट ए आपने डिक्लेयर किया एंड आपने कह दिया कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, एसओपी मतलब सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन, और आपने प्रिंट कर दिया फॉर एग्जाम्पल बी को। तो यहाँ पे आपका सिंटैक्स एरर आएगा कि कहेगा कि भाई अपने बी डिफाइन ही नहीं किया, कहाँ से प्रिंट कर दूं उसे मैं, राइट। फिर आते हैं हमारे लॉजिकल एरर्स। अब मान लो कि आपको, जैसे कि यहाँ पे है यूजिंग अ प्लस ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मान लो आपको आउटपुट चाहिए ए इंटू बी का, ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा है ए इंटू बी मुझे चाहिए, आपने गलती से एस्टेरिस्क की जगह प्लस लगा दिया। आप कह रहे हो यार प्रोग्राम ऐड कैसे करके दे रहा है, हमारा कैलकुलेटर मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन कैसे करके दे रहा है। अगेन ये आ गया हमारा लॉजिकल एरर के अंदर। तीसरा आता है हमारा रन टाइम एरर, और रन टाइम एरर होते हैं हमारे एक्सेप्शंस, एरर्स दैट अकर्स व्हाइल द प्रोग्राम इज एक्चुअली रनिंग, यानी कि वो एरर्स जो कि रन टाइम, बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है, रन टाइम एरर्स यानी कि जब प्रोग्राम रन हो रहा है उस टाइम पे जो एरर आते हैं। दिस हैपेंस ड्यू टू सर्कमस्टांसेस लाइक बैड इनपुट बाय द यूजर्स। अब देखिए प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, मान लो आपका सिंटैक्स भी ठीक है, आपका लॉजिकल भी, सब कुछ सब ठीक है लिखा हुआ है आपने, बट फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मुझे यहाँ पे, अगर आप मान लो कैलकुलेटर बनाया है आपने, तो जाहिर सी बात है ना, आप एक इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट या डबल ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन किसी होशियार यूजर ने अगर स्ट्रिंग इनपुट दे दिया तो क्या होगा, फिर एरर आएगा ना। उसी एरर को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शंस को यूज करते हैं यार, उन्हीं टाइप के एरर को हम रन टाइम एरर बोलते हैं जो कि रन टाइम पे आते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। दिस हैपेंस ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस लाइक बैड इनपुट, ठीक है, वही सेम जो मैंने आपको बताया अभी, डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। और रिसोर्स कंस्ट्रेंट मतलब कम रिसोर्सेज, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इन जावा रन टाइम एरर्स आर कॉल्ड एक्सेप्शंस। अब टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन हम बात कर लेते हैं, जिसमें 2 आते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन, जो कि हमने अभी पहले कहा था कि इसके आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो चेक्ड एक्सेप्शंस क्या होती हैं? चेक्ड एक्सेप्शंस को हम कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस भी बोलते हैं। तो हो सकता है एग्जाम में आपको कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस लिखा हुआ आ जाए या फिर रन टाइम एक्सेप्शन लिखा हुआ आ जाए, जो कि अनचेक्ड एक्सेप्शन होती हैं। ऐसे कंफ्यूज मत होना, किसी भी फॉर्म में आ सकता है आपसे, आपको दोनों नाम पता होने चाहिए इसके। सबसे पहले डेफिनेशन, एक्सेप्शंस दैट आर चेक्ड बाय द कंपाइलर एट कंपाइल टाइम। बेसिकली वही चीज की जो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे चेक करता है फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एग्जांपल के लिए आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, और इग्नोर दिस थिंग, कुछ नहीं है। अनचेक्ड एक्सेप्शन, नॉट चेक्ड बाय कंपाइलर, बेसिकली वो एक्सेप्शन जो कि कंपाइलर रन टाइम पे चेक नहीं करता है। सिंपल सी बात है, मतलब कंपाइल टाइम पे चेक नहीं करता है, एंड आर टेकिंग डायरेक्टली केयर बाय द जेवीएम एट रन टाइम। बेसिकली इसकी जो ध्यान है वो सीधा जेवीएम रखता है रन टाइम पे। पहले मैंने रन टाइम बोल दिया, सॉरी बाय मिस्टेक। कंपाइलर बेसिकली कंपाइल टाइम पे इसको कोई चेक नहीं किया जाता, इसको सीधा रन टाइम पे जावा हैंडल करता है। जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गई हमारी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गई, एरे आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड हो गया,
ठीक है, ये काफ़ी आता है, अगर आपने एरे के संग करा हो तो ये एरर्स बहुत बार आते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल फ्लो इन एक्सेप्शंस। अ कंट्रोल फ्लो डिक्टेट्स हाउ जावा मूव्स थ्रू द कोड वेयर एन एरर अकर्स। बेसिकली जब एरर आएगा तो जावा कैसे रन करने वाली है आगे, क्या करने वाली है आगे। सबसे पहले आता है हमारा नॉर्मल फ्लो। ठीक है, कोड इनसाइड द ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट्स लाइन बाय लाइन। बेसिकली हम एक्सेप्शन बनाते कैसे हैं, हम लिखते हैं ट्राई। देखो, एक नॉर्मल प्रोग्राम हम क्या करते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको, ब्लैक बोर्ड पे जाके समझते हैं। नॉर्मली हमें मान लो कि एक एडिशन का प्रोग्राम बनाना है। मैं पूरा पब्लिक स्टैटिक वर्ड में नहीं लिखूंगा, मैं बस आपको बेसिक सा लॉजिक लिख के दिखाऊंगा। मान लो ए इज इक्वल टू हमारा 5 है, बी इज इक्वल टू हमारा 10 है, हमको प्रिंट करना है ए प्लस बी। ये थोड़ा पाइथन जैसा आपको लग रहा होगा, क्योंकि मैं बस समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, मैं पूरा लिख के नहीं दिखा रहा आपको। ठीक है, एग्जाम में ऐसे मत लिखाना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अब देखो, नॉर्मल हम इस तरह से प्रोग्राम को बनाते हैं, बट जब हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे ट्राई। ट्राई करो, क्या ट्राई करना है, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10 एंड तब प्रिंट कर दो ए प्लस बी। ये हो गया हमारा ट्राई। अगर ये हमारा पहले ये ट्राई करो, अगर ये हमारा रन कर जाता तो ठीक है, वरना आ जाओ कैच। समझ में आया? यानी कि ये ट्राई करो, ये जो कोड है, यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई एरर आ गया तो सीधा आपको यहाँ पे टर्मिनल पे एरर दिख जाएगा। बट यहाँ पे ये कह रहा है कि ट्राई करो कि ये अगर ये चल जाता है तो ठीक है, चला दो। लेकिन अगर अगर यहाँ कोई गलती हुई, कोई एरर आया, तो फिर वो कैच उसको हैंडल करेगा और अगली कंडीशन हम यहाँ पे देंगे, अंदर जाके लिखेंगे इसको। तो आई होप आपको एक बेसिक मैकेनिज्म समझ में आया होगा। बाकी अभी हम बहुत इन डेप्थ जाके देखेंगे इस चीज़ को, कैसे कैसे क्या होता है, सारे कीवर्ड जाके देखेंगे, समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो पहला हमारा नॉर्मल फ्लो है, जिसकी मैंने बात की थी कि ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा होगा वो पहले लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। अगर एक्सेप्शन आती है, अगर एरर आता है, तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, जो अभी हमने देखा था कि पहले ट्राई ब्लॉक करेगा, वरना फिर वो कैच में जाएगा। पहले वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा और फिर देखो कैचिंग। द जेवीएम कंट्रोल्स द मैचिंग कैच ब्लॉक्स टू हैंडल इट। इसको इग्नोर करना, हो सकता है कभी भी आपको बीच में ऐसे कुछ दिख जाए, जस्ट इग्नोर दैम। उसके बाद आता है हमारा फाइनली। रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन अकर्ड और वाज कॉट, द फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट। अब देखो, फाइनली जो ब्लॉक है, अंदर जाके हम अच्छे से समझेंगे, बट अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि जो फाइनली वाला ब्लॉक है, देखो ट्राई, ठीक है, कैच, उसके बाद हमारा आता है कैच, उसके बाद इस तरह से 5 कीवर्ड्स हैं, जिसमें जाके सबसे लास्ट वाला जो बचता है हमारा, वो होता है हमारा फाइनली। एंड फाइनली का मतलब है कि चाहे एक्सेप्शन हो या ना हो, बेसिकली चाहे ट्राई रन करे चाहे कैच रन करे, लेकिन हमारा फाइनली रन करेगा ही करेगा। फाइनली इज लाइक जस्ट, आप मान लो कि सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट लाइन है कि उसको एग्जीक्यूट होना ही होना है, नो मैटर व्हाट कंडीशन एक्सेप्ट हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप फाइनली में लिख सकते हो इन दी एंड फाइनली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है, सॉप मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, स्ट्रिंग लगा के कोड एग्जीक्यूटेड। अब ये जो कोड एग्जीक्यूटेड है ना, ये आपको हमेशा लिखा हुआ मिलेगा, नो मैटर व्हाट, चाहे ट्राई रन करे चाहे कैच रन करे चाहे कुछ भी हो, ये आपको रन होके मिलेगा ही मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चारों चीजें, बाकी हम इंडप जाके अभी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट। अब देखो, ये एक मैंने सैंपल प्रोग्राम बनाया हुआ है ट्राई कैच ब्लॉक का, ठीक है। सबसे पहले वही पब्लिक क्लास हैंडल्ड एक्सेप्शन फ्लो, कोई भी नाम दे दिया हमने, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, वही सेम चीज जो हमने पिछली यूनिट में पढ़ी थी। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधा बात करते हैं ट्राई ब्लॉक की, ठीक है। तो आप देखो, ये जो प्रोग्राम है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है हमारा ट्राई, ठीक है, दूसरा है हमारा कैच और तीसरा है हमारा फाइनली, ठीक है। तो पहले ये जो हमारा कोर लॉजिक है, हम पहले क्या करते थे, देखो पहली बात तो है क्या, यहाँ हमारा कोर लॉजिक लिखा हुआ है, तो जो हमारा कोर लॉजिक है वो ट्राई के अंदर जाएगा कि सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है, ये तो एग्जीक्यूट कर जाएगा, कोई एरर नहीं है। अब देखो, मैंने कमेंट में लिखा हुआ है रिस्की कोड डेथ थ्रू एन एक्सेप्शन, बेसिकली int result is equal to 10 divided by 0, जाहिर सी बात है कि एरर देगा, ठीक है। दिस लाइन इज स्किप्ड बिकॉज द एक्सेप्शन अकर्ड अबव। अब देखो क्या होता है, अगर यहाँ पे एरर आ जाता है तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा, कि बेसिकली वो बोल देगा जाके कि ये एरर आ चुका है,
अगर मान लो यहाँ पे ट्राई और कैच नहीं होते, ये सब चीज़ें नहीं होती, तो फिर क्या होता है यहाँ पे, एरर आ जाता एंड आई का जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाता, पूरा खत्म हो जाता है, कुछ रन ही नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे भी सेम वही होगा कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई है तो आगे का प्रोग्राम अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक्सेप्शन को यहाँ पे हैंडल किया जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस लाइन स्किप बिकॉज द एक्सेप्शन अकर्ड अबव, राइट। तो ये लाइन स्किप कर दी जाएगी एंड ये जो एक्सेप्शन है पहले ही हैंडल की जाएगी। तो यहाँ एरर क्या है, अब देखो हम जब कैच के अंदर आएंगे, हमने कहा एरर तो आएगा, लेकिन कौन सा एरर आएगा ये भी तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। तो कैच के अंदर हम ब्रैकेट लगा के पहले ये बता दें कि कौन सा एरर हमें यहाँ हैंडल करना है। तो अगेन यहाँ पे हो रहा है हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन एरर। बेसिकली जाहिर सी बात है ये अरिथमेटिक का ही तो इशू है, तो ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन करके हमारा एक होता है, इसको लगाएंगे हम। एंड ई वेरिएबल है, ई एक वेरिएबल है कि इस वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन। बेसिकली जो एक्सेप्शन यहाँ पे आई है एंड वो जो आई है वो स्टोर हो जाएगी हमारी ई में, राइट। एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ये स्ट्रिंग है एंड पॉइंट टू बी फोकस इज ई डॉट गेट मैसेज। अब ई जो है हमारा वेरिएबल है और डॉट गेट मैसेज बेसिकली जो भी मैसेज है जो स्टोर्ड है यहाँ पे वो लिख के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके जाके देखो। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है ये, बट एक बार वीडियो पीछे करके जाके देखो, समझ में आएगा। एक दो बार तीन बार थोड़ा थोड़ा रिवाइंड कर करके देखो, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। एक और बार फिर से बता दूं, ट्राई में आपका कोर लॉजिक आ रहा है जहाँ पे आपका एक्सेप्शनल अकर हुआ जो कि हमारा ये है। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि कौन सा एक्सेप्शन आया होगा यहाँ पे। जाहिर सी बात है अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, ठीक है। काफी सारे एक्सेप्शन है हमारे पास, आईओ एक्सेप्शन है, एसक्यूएल एक्सेप्शन है, डिपेंडिंग ऑन हम क्या कर रहे हैं या फिर हमारे पास क्या एरर्स आ सकते हैं। और हम मल्टीपल एरर्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे एक इनपुट एरर हमने मान लो कुछ और ऐड कर दिया, इनपुट एरर भी हो तो हम एक और एरर हैंडल कर सकते हैं यहाँ पे। बस जरूरी नहीं है कि हम बस एक ही एरर एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने एरर बता दिया कौन सा एक्सेप्ट करना है और कहाँ पे उसको स्टोर करना है मैसेज को, एंड वही ई डॉट गेट मैसेज। एंड फाइनली ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे ट्राई रन करे या कैच रन करे या सिर्फ ट्राई रन करे। अगर देखो यहाँ पर 10/10 होता तो कोई एरर नहीं आता ना, तो 1 आ जाता आउटपुट और कैच में हमारी बात जाती ही नहीं, फाइनली फिर भी एग्जीक्यूट करता। लेकिन अब क्योंकि इस कोड में एरर आएगा, फाइनली फिर भी एग्जीक्यूट करेगा, फाइनली एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। अब प्रोग्राम कंटिन्यूज नॉर्मली इंस्टीड ऑफ कैचिंग, ठीक है, और ये एक नॉर्मल लाइन जो कि प्रिंट हो जाएगी। अब ये देखो आउटपुट भी है, ये हमने पिछले प्रोग्राम का आउटपुट दिया हुआ है। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट्स, ठीक है। साइड बाय साइड देखते हैं, पहले तो उसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, स्क्रीन को बहुत ज़्यादा क्लमसी हो जाती है यार, एक तो मैं लिखता भी ऐसे हूँ। सबसे पहले यहाँ क्या हो रहा है, प्रोग्राम स्टार्ट होता है, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है। इसके बाद देखो एंटर ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक में एंटर होता है, पूरा प्रोसेस करता है, यहाँ पे जाके एरर आ जाती है, ठीक। कैच ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, इसकी वजह से बाय 0, मतलब ये लिखा हुआ है प्रॉपर, मैंने आधा हाईलाइट किया है, इनफैक्ट मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। इसकी वजह से आपको एरर आया है, डिवाइड बाय 0, हमने 0 से इसको डिवाइड किया है, राइट। तो इसके बाद क्या है कि फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, कैच रन हमारा किया, फिर हमारा फाइनली ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि वो तो होगा ही होगा, राइट, ये होगा ही होगा। प्रोग्राम एंड्स ग्रेसफुली, यानी कि उसके बाद प्रोग्राम ढंग से हमारा ग्रेसफुली एंड एग्जीक्यूट होता है। अब देखो हम बिना ट्राई कलेक्ट कैच ब्लॉक के भी इसको कर सकते थे, बट फिर क्या होता कि हमें गंदा सा एरर मिल जाता, टर्मिनल में जाके हमारे लिखा मिल जाता, फिर हम उसको सॉल्व कर रहे होते। बट यहाँ पे हमने वो हैंडल कर लिया, वो एक्सेप्शन हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया। समरी ऑफ द फ्लो, इसकी समरी है, एग्जीक्यूशन रन्स नॉर्मली अंटिल 10/0 ट्रिगर्स, ठीक है। जब तक ये नहीं आता तब तक हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे ये आया हमारा एरर आ गया, ठीक है, ट्राई के अंदर हमारा एरर आ गया, फिर बाकी के जितना भी हमारा ट्राई ब्लॉक में जो कुछ भी लिखा होगा सारा स्क्रिप्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारा एक एरर आता था वो स्क्रिप्ट हो जाता है, जैसे ही एरर आता है हमारा तो बाकी जो कुछ भी नीचे लिखा है वो सब कुछ टर्मिनेट कर देता है ना हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सीधा एरर देता है कि भाई ये पहले इसको रिजॉल्व करो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तीसरा आता है फिर कंट्रोल मूव्स टू द कैच ब्लॉक, बेसिकली उसके बाद क्या हो गया कि जब ट्राई में एरर आ गया तो कैच में जाएगा, कैच के बाद फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा, ऑलवेज एग्जीक्यूट्स। सिंस द एक्सेप्शन इज हैंडल्ड द प्रोग्राम कंटिन्यूज विद द रिमेनिंग कोड, यानी कि क्योंकि अब हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो नॉर्मली रन करेगा।
एरर नहीं देगा बस टर्मिनल पे। बात बस इसीलिए हम इसको यूज करते हैं कि वो गंदा सा एरर नहीं आएगा टर्मिनल पे, ठीक है। तो ये चीज आप AKTU में, अब देखो मैंने आपको इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट वाला इसीलिए बताया है, चाहूं तो मैं भी बस ये एक एक लाइन पढ़ के आपको करवा देता, आप रट के चले जाते, लिख देते। बट अब क्या है कि आप मान लो घूम फिर के क्वेश्चन अगर कुछ भी आ गया तो अब आपको इतना क्लियर है चीजें कि आप कुछ भी लिख दोगे। एंड अगेन मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ से बस ऐसे ही AKTU के लिए बस जावा पढ़ के चले जाओ। आई वांट कि थोड़ा बहुत आप कॉन्सेप्ट भी लेके जाओ, थोड़ा बहुत आपको जावा आती भी हो, आप कह पाओ कि हाँ मुझे जावा आती है, ठीक है, इतना तो आप काबिल बन जाओ। इसके बाद कीवर्ड्स इन एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ठीक है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ट्राई कैच ब्लॉक की, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 5 कीवर्ड हमारे होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा ट्राई। बेसिकली जो भी हम कोड लिखते हैं, जो हमारा मेन लॉजिक होगा वो हमारा यहाँ पर होगा, जहाँ पे हमें लगता है कि हमारा एरर हो सकता है या फिर हमारा कोड जो रिस्की होगा वो हम ट्राई के अंदर लिखेंगे। अगर एक्सेप्शन अकर होती है, बाकी का जो कोड है ट्राई ब्लॉक का वो बंद हो जाएगा। जैसे ही एरर आएगा बंद हो जाएगा एंड सीधा कैच ब्लॉक पे हमारा जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। जैसे ही कोई एरर आया बाकी का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कैच ब्लॉक के पास चला जाएगा। कैच, इसका जो मेन पर्पस है वो एक्सेप्शन को हैंडल करना है, जो कि हमारे ट्राई ब्लॉक ने उसको भेजी है। इट कंटेन्स द लॉजिक टू एग्जीक्यूट इफ एन एक्सेप्शन अकर्स, यानी कि अगर कोई एक्सेप्शन अकर करता है तो क्या करना है उसके साथ वो उसको पता है। लाइक अ यूजर फ्रेंडली मैसेज। बेसिकली जो हमने पहले जो इस प्रोग्राम में हमने देखा था, देखो यहाँ पे जो ई होगा ना, इसको हम खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे हम देखेंगे कि इसको भी कैसे करते हैं। ई डॉट गेट मैसेज का मतलब है कि जो गेट मैसेज प्रोग्रामर ने, यानी कि हम तुम जैसे लोगों ने इसको सेट किया होगा वो यूजर को दिख जाएगा। मे बी हम यहाँ ईमेल लिख सकते हैं कि प्लीज डू इट करेक्टली। बहुत बेसिक सा मैंने बोल दिया, डू इट करेक्टली, पार्डन फॉर माई हैंड राइटिंग, बट डू इट, प्लीज डू इट करेक्टली। एंड वो मैसेज जो भी हमने यहाँ पे सेट किया होगा वो हमें मिल जाएगा। इसको कैसे करेंगे आगे देखेंगे हम। अ सिंगल ट्राई ब्लॉक कैन बी फॉलोड बाय मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, यानी कि एक सिंगल ट्राई ब्लॉक के काफी सारे कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, देखो जरूरी नहीं है कि एक ही एरर आएगा। मान लो आप फॉर एग्जांपल इसी प्रोग्राम में हम चले जाते हैं वापस से, मान लो हम इसकी जो वैल्यू है वो यूजर से एंटर करवा रहे होते हैं। अब यहाँ अरिथमेटिक एरर आ रहा है, मान लो यूजर ने स्ट्रिंग दे दी होती तो हमें वो भी हैंडल करना पड़ता है, स्ट्रिंग वाला एरर भी हैंडल करना पड़ता, तो हम एक और कैच ब्लॉक लगाते, हम फिर उसको भी डिफाइन करते। तो कहने का मतलब वही है कि एक ट्राई ब्लॉक के मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं। एंड अगेन AKTU में इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि, एंड पता है सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बोल दिया जाता है कि एक कोई भी प्रोग्राम बनाओ, अपने मन से कोई भी प्रोग्राम बनाओ जहां पे एक ट्राई ब्लॉक होगा और 2 कैच ब्लॉक होंगे। तो अब आपको खुद से सोचना है कि आप ऐसा कौन सा प्रोग्राम बनाओगे। तो मेक श्योर आप हर तरह के प्रोग्राम पढ़ के जाओ। तो पहले आप उसमें देखो, जब भी इस तरह का प्रोग्राम आएगा जहां पे सीधा आपसे इतना बोला गया है कि ट्राई ब्लॉक को यूज करो एंड 2 कैच ब्लॉक लगाओ, बेसिकली यूजर ने आपको, मतलब एग्जामिनर ने आपको फ्री छोड़ दिया कि जो मन आप करो, वहां सबसे पहले आप बताओगे कि हम एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं। तो आप ये पहले 5 जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में एक एक पॉइंट लिख के आओगे। पहले थ्योरी लिखोगे, उसके बाद आप एक प्रोग्राम बनाओगे। पहले पूरी थ्योरी लिखोगे फिर प्रोग्राम बनाओगे। इससे आपके पेज भी भरेंगे एंड एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ आपको चीजें आती हैं एंड वो वेल ऑर्गेनाइज लगेगा। आप चाहो तो सीधा प्रोग्राम बना के रख दोगे, लेकिन मान लो कोई होशियार जो बंदा टॉपर बैठा हुआ है, अगेन जिन लोगों के नंबर ज्यादा आते हैं वो यही करके आते हैं, जितना ज्यादा इस चीज से रिलेटेड वो लिख पाते हैं वो लिखते हैं, जो कि हमने यहाँ पे किया। अब बात करते हैं फाइनली की, इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, बहुत बार बता चुका हूं मैं अभी पीछे भी आपको कि ये हमेशा एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। देखो इसका काम क्या होता है, अब आप कह सकते हो कि भाई ये काम तो हमें फाइनली लगाने की जरूरत क्या है, हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन लिखेंगे और जो भी हमें लिखना है वो हम लिख जाएगा फिर फाइनली में, और इसमें अंदर क्या रहेगा। तो देखो थ्योरेटिकल पर्पस की क्या होती है, इट इज अ प्राइमरीली यूज्ड टू हैंडल एंड रिलीज सिस्टम रिसोर्सेज लाइक क्लोजिंग डेटाबेस कनेक्शन। ठीक है, बेसिकली समझो इस बात को, मान लो आपने कोई डेटाबेस खोला हुआ है, हम तो यहाँ पे सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख के खत्म कर दे रहे हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअली जब हम रियल लाइफ कोडिंग में जाते हैं तो चीज़ें इतनी सिंपलीफाइड नहीं होती। मान लो हमने कोई डेटाबेस खोला हुआ है, तो अगेन अगर आपने, आप थर्ड ईयर में जाके अभी शायद 5th सेमेस्टर में जाके आप पढ़ोगे DBMS, तो उसमें आप पढ़ोगे कि हम डेटाबेस को खोलते हैं फिर हमें बंद भी करना होता है। तो जब हमें बंद करना होता है, जाहिर सी बात है अगर हमने अब हमारे ट्राई ब्लॉक में हमने डेटाबेस को खोला है तो फाइनली हमारा क्या काम करेगा, उसको बंद करने का, बिकॉज फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो चाहे ट्राई रन करेगा चाहे कैच रन करेगा, फाइनली हमारा एग्जीक्यूट होगा और वो डेटाबेस को बंद कर देगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन में और फाइनली में, कि फाइनली हर वो काम करके देगा ट्राई और कैच को एक्सेप्ट करने के बाद, राइट। इसके बाद 2 कीवर्ड्स और हैं हमारे, थ्रो और थ्रोस। इन दोनों के बीच में अक्सर लोगों का कंफ्यूजन रहता है, ध्यान समझना।
इट इज यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन। बेसिकली थ्रो क्या करता है, एक एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए यूज करता है explicitly by a programmer. Instead of waiting for the JVM to generate exception, the programmer defines an exception object using the new keyword and throws it. Basically, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एक तो ये है कि हमारा जो JVM है वो एग्जीक्यूट करके एरर निकाल के देते, बट हम चाहते हैं कि नहीं, वो हमें गंदा सा एरर नहीं चाहिए। मैं अभी कह रहा था ना कि हम अपना कस्टम मैसेज दे सकते हैं, तो हम थ्रो को यूज करके वो मैसेज दे सकते हैं। हमने कहा था थ्रो एक्सेप्शन एज, हम लिख देंगे कि थ्रो प्लीज गिव अ वैलिड इनपुट। जो मैंने हम यहाँ आपको बताया था ना, ये जो चीज हम कर रहे थे, ये हम ऐसे ही करेंगे, थ्रो को यूज करके करेंगे। थ्रो हमारा इस चीज में यूज करता है, ऑफन यूज फॉर कस्टम या यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। बेसिकली जब हमें देखो, जब हम चाहते हैं कि सिस्टम हमें एरर दे दे, वो तो दे ही देगा, ठीक है, वो तो हमें जावा तो जेवीएम रन करके आउटपुट दे ही देगा आपको, बट हम चाहते हैं कि हम अपना खुद का कस्टम बना के दें, तो वो ऐसे होगा। फिर आता है हमारा थ्रोज, यूज टू या यूज्ड इन द मेथड सिग्नेचर टू डिक्लेयर द मेथड माइट थ्रो एक्सेप्शन। Theoretical purpose, it acts as a warning or indicator to the caller of the method. Basically, सीधी सी बात है, ये वार्निंग या इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है जो भी मेथड को कॉल करता है बेसिकली, ठीक है। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। ये क्या है, ये मेथड सिग्नेचर की तरह यूज होता है ताकि वो बेसिकली वो ये बताता है कि ये जो मेथड है या ये जो फंक्शन है, ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, ये बताने के लिए यूज होता है, ठीक है। इतना सा पर्पज है इसका। बट ये क्या करता है, ये भेजता है जो एरर होता है हमारा, ये कस्टम एरर्स लिखने के काम में आता है। तो ये डिफरेंस है थ्रोज एंड थ्रो के बीच में। तो काफी बार 2 नंबर पर पूछ लिया जाता है, पढ़ के जाना इसको भी। अब ये देखो, ये एक मैंने सैंपल कोड दिया हुआ है ट्राई एंड कैच का, ठीक है। ये वाली चीज बोल बोल के मैं बार बार आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि पब्लिक क्लास ट्राई कैच पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये क्या होते हैं, आपको पता है। अब देखो, मैं सबसे पहले एक इंटीजर इनिशियलाइज करता हूँ जिसका नाम है रिजल्ट और जिसकी वैल्यू है 0। अब सबसे पहले हम ट्राई के अंदर जाते हैं। इन डिविडेंड इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट आर्गुमेंट्स, यहाँ पे डिवाइजर आर्ग्स का 5, ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल टू डिवाइजर अपॉन डिवाइडेंड। अब ये एक रिस्की कोड है, यहाँ हमारा एरर आ सकता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन यूज किया। अब देखो, जैसे कि मैंने कहा ये वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे आप ई लिखो, ए लिखो, रोहन लिखो, कुछ भी लिख दो, डजंट रियली मैटर्स। उसके बाद हमने एरर दिया, द सेकेंड लाइन आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी 0। यानी कि मान लो अगर यहाँ पे किसी ने 0 दे दिया, जाहिर सी बात है हमें डिवाइडेंड को डिवाइड से डिवाइड करना है। मान लो यहाँ पे किसी ने इनपुट में 0 दे दिया तो एरर आ गया ना, अरिथमेटिक एक्सेप्शन हमारी आ गई। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हमने क्या किया, इस तरह से हैंडल कर लिया। तो एक तो थ्रोज करके हम कर सकते हैं, थ्रो करके, एंड एक ऐसे करके भी हम कर सकते हैं। हमने एक कस्टम इनपुट दे दिया जो मैंने यहाँ पे बताया था, ये हम थ्रो करके भी कर सकते हैं, ये हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैच, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एक हो गई हमारी एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इज इनपुट बोथ डिविडेंड एज वेल एज डिवाइजर। मान लो किसी होशियार ने क्या किया कि बस डिविडेंड दे दिया और प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया, तो वो आपका एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर आ जाएगा। तो देखो, हमने यहाँ पे 2 कैच ब्लॉक यूज किए हैं। तो अगेन, अगर आपके AKTU के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें 2 कैच ब्लॉक हो और एक ट्राई ब्लॉक हो, तो आप इसमें ये वाला प्रोग्राम लिख के आ सकते हो। जितने भी प्रोग्राम्स अगेन इसमें हैं, आई वुड से कि हर एक प्रोग्राम की प्रैक्टिस करके जाओ, लिख के देखो। आपको AKTU एग्जाम में कंपाइलर नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको ऑटो सजेशन मिल जाएंगे, कोई VS कोड, बहुत से लोगों को पता होगा VS कोड के बारे में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग IDE है, ठीक है। बहुत से लोग आप में से अगर कोई जावा में कोड करता है तो इंटेलिजे यूज करते होंगे, आई होप मैंने सही स्पेलिंग लिखी हो। ये तो सबसे प्रोमिनेंट IDE है। इसमें क्या होता है कि जब आप कोड करते हो तो आपको सजेशंस मिलते जाते हैं और आप इजीली लिख पाते हो। ये माइक्रोसॉफ्ट की है, खुद इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, इसको जेटब्रेन्स ने बनाया है, ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने ये यूज़ किया है, जिसने नहीं यूज़ किया डेट्स कम्प्लीटली फाइन। जिसने यूज़ किया उसको पता होगा कि कितनी इजीली हमारा काम हो जाता है, हमको पूरा ये सब याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अपने आप ऑटो सजेशंस आ जाते हैं, वो कोड कंप्लीट होता जाता है। बट AKTU एग्जाम में ना, जब मैं भी एक पेपर देता तो मुझे भी ये इशू आता था। मेरे को जावा आती है, बट जब मैं ब्लैंक पेपर में बैठा हुआ हूँ मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मुझे आज पड़ी हुई है ना IDEs की, मुझे पता है कि मेरे को बस अपना कोर लॉजिक लिखना है, जो सिंटैक्स है वो इसको ये लोग हैंडल कर लेंगे। बट जब मैं पेपर देने बैठा तब मुझे समझ में आया भाई कि ये तो गलती हो गई, ठीक है। तो उस चक्कर में थोड़ा मुझे इशू हुआ था उस टाइम पे। और जब मैं इंटरनल एग्जाम देता था अपने, तो मैं सोचता था कि अब याद भी करने पड़ेंगे, अब हमें सिंटेक्स भी याद करने पड़ेंगे। तो मैंने जब मैं फाइनल एग्जाम देने गया था तो अच्छे से सारा कुछ याद करके फिर दे के आया था। तो आपको भी वही करना पड़ेगा।
ये सारा जो सिंटैक्स है आपको याद करना पड़ेगा, आपको कॉपी पे लिख लिख के देखना पड़ेगा। आई वुड से कॉपी पे भी लिख के देखो, कंपाइलर लो अपना एक, उस पर जितने भी कोड्स हैं, जितने भी मैंने इसमें यूनिट में दिए हुए हैं। वैसे मेरे पास कमेंट आया था कि भैया आप कम प्रोग्राम सॉल्व करवाते हो, इस बार मैंने थोड़े ज़्यादा इंक्रीज़ किए हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे इस बार। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप कंपाइलर पे इसको रन करके देखें, ठीक है, और समझें इन्हें। अगला है हमारा फाइनली कीवर्ड का एग्जाम्पल। मैंने हर एक चीज़ से रिलेटेड एग्जाम्पल डाले हैं, पांचों की पांचों कीवर्ड से। तो यहाँ पर ट्राई हो रहा है, यहाँ कैच हो रहा है, फाइनली ये वाला हम वही सेम कोड है जो हम पीछे देख के आ रहे थे। ठीक है, सिमिलर सा ही है, ट्राई कैच रन करेगा, यहाँ पे हमारा कैच रन करेगा, फिर हमारा फाइनली जो कि हमेशा रन करेगा ही करेगा, नो मैटर वॉट। यहाँ पे कमेंट भी डाला हुआ है, दिस विल एग्जीक्यूट नो मैटर वॉट। थ्रो कीवर्ड, अब जिसकी हम बात कर रहे थे, तेज में चिल्ला रहा था कि हम खुद का एक्सेप्शन बना सकते हैं। तो देखो कैसे बनाते हैं। ट्राई एक्सप्लिसिटली थ्रोइंग अ बिल्ट इन एक्सेप्शन, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बिल्ट इन एक्सेप्शन दे रहे हैं। थ्रो न्यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन, बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे रहे हैं हम। देखो यहाँ पे मैंने बस बेसिकली उतना ही लिखा हुआ है, कोई लॉजिक नहीं लिखा हुआ, बस थ्रो का यूज मैंने दिखाया है। थ्रो न्यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन, यानी कि नया एरर थ्रो करो नल पॉइंटर एक्सेप्शन का, और उसमें लिखो ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट्स टू नल। अब देखो होता क्या है, अगर हम कोई कोड ब्लॉक लिखते, पुराने वाले कोड पे आता हूँ मैं एक बार यहाँ पे, तो एक बार इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं स्क्रीन को। अब देखो जब हमारा अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है तो ई डॉट गेट मैसेज अभी क्या होगा, जो जो हमें एरर मिलता है ना अर्थमेटिक एरर का, जो हम रन करते हैं, जो कहता है कि टाइप इंट सपोर्टेड नॉट, मतलब इस तरह से क्या आता है जो कि हमें समझ में भी नहीं आ रहा होता है। जब तक आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या एरर आ रहा है। यहाँ वही एरर आ जाएगा, वही जो एरर जो लाल रंग में आता है यहीं पर उसको बस सजा के थोड़ा दे दिया जाएगा। बट हम चाहते हैं कि हमें जो यहाँ पे जो बेसिकली जावा लिख के देता है बाय डिफॉल्ट, हम उसको ओवरराइड कर दें किसी और चीज से। तो ये वही चीज है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नल पॉइंटर, अब यहाँ पे मैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी यूज कर सकता हूँ, थ्रो न्यू अर्थमेटिक। ये मान लो यहाँ पे मैंने नल पॉइंटर यूज किया है कि यहाँ पे जो ये एक्सेप्शन जो आप बिल्ट इन लिख के देते हो उसकी जगह आप ये लिख के दो। तो जब मैं ई डॉट मैसेज गेट मैसेज करूंगा तो मुझे ये लिख के मिलेगा, ना कि जो बाय डिफॉल्ट जो गंदा सा एरर आता है वो। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कैच नल पॉइंटर एक्सेप्शन एनपीई। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है तो मुझे ये लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर हम प्रीवियस कोड की बात करें इसमें तो हमें ये मिलेगा, अगर हम यहीं पर थ्रो लिख देते, थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और वहां पे हम एक स्ट्रिंग लिख देते कि एंटर वैलिड इनपुट। इस तरह से हम अगर लिख देते, राइटिंग थोड़ी गंदी है, समझ में नहीं आई होगी, बट मेरी बातों पर ध्यान दो। एंटर वैलिड इनपुट, तो यहाँ ई डॉट गेट मैसेज पे आपको एक वैलिड इनपुट मिल जाएगा, सॉरी एंटर वैलिड इनपुट लिखा हुआ मिल जाएगा। वरना जब तक हमारे पास ये लाइन नहीं लिखी है तो जो बाय डिफॉल्ट इसमें स्टोर्ड है वो तो आपको दिखेगा ही। तो ये काम होता है हमारे थ्रो का। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, वही एक दो बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब थ्रोस कीवर्ड, थ्रोस कीवर्ड क्या होता है? अब देखो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे हमारे मोस्टली सारी की सारी चीज़ें फाइनली को छोड़ के, आई गेस फाइनली, हाँ फाइनली को छोड़ के हमने सारी की सारी चीज़ें कवर की हैं। यहाँ पे ट्राई भी है, ठीक है, यहाँ पे कैच भी है, और यहाँ थ्रो भी है, और यहाँ पे थ्रोज भी है। अब देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड, ये हमारा, देखो इस प्रोग्राम में हमारे दो मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड, और ये है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमने किया हुआ है ट्राई, ये मेथड। यानी कि ट्राई में क्या करो कि जो मेथड है, जो कि ये मेथड है, इसको रन कर दो। सेम नाम लिखा हुआ है मेथड का, मेथड बोल दो या फंक्शन, अगर आपको पता हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शन को ही मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि ट्राई ब्लॉक में हमारा मेथड जो है वो एग्जीक्यूट कर दो। अब मेथड क्या है? मेथड में हमने लिखा हुआ है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन थ्रोज इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन। मैंने क्या कहा था थ्रोज में कि ये जो थ्रोज कीवर्ड क्या करता है कि ये बता देता है कि जो पर्टिकुलर मेथड है ये वाला एक्सेप्शन निकाल के देगा। बेसिकली ये पहले से डिफाइन कर देता है कि इसमें ये वाला जो एक्सेप्शन है वो आ सकता है, तो उसको हैंडल करने के लिए तैयार रहो, कैसे भी तैयार हो बट तैयार रहो कि क्योंकि इसमें ये आ सकता है। ये कंपाइल टाइम में पहले ही जावा को बता देता है कि यहाँ पे ये आ सकता है। तो जावा से बोलता है कि अपनी शक्तियों को तैयार रखो क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आपको ये दिख जाए, ऐसा वार्निंग काम करता है ये। तो अगेन सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन,
स्टार्ट ये लिखेंगे थ्रोज न्यू इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन, यानी कि ये एक्सेप्शन जहां पे देखो थ्रो कीवर्ड क्या कर रहा है, ये बोल रहा है, यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि इलीगल एक्सेप्शन की जगह जो बाय डिफॉल्ट इसमें लिखा हो उसकी जगह इसको ओवरराइड कर दो एंड रन कर दो। और जैसे ही हमारा ट्राई ब्लॉक में एरर आएगा तो इलीगल एक्सेप्शन एरर IAE, और यहाँ पे हमारा जब IAE.get मैसेज करेंगे तो हमें ये दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा रिवाइंड करके देखो अगर आपको समझ में नहीं आया तो। वैसे तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आई नो, बट अगेन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारी पांचों कीवर्ड खत्म होते हैं। अगेन यहाँ से आपको मोस्ट पॉसिबल आई वुड से 99% चांसेस हैं कि यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा ही अपने AKTU एग्जाम में। चाहे आप AKTU एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप अपने मिड सेम दे रहे हो, या फिर अपने CT क्लास टेस्ट वगैरह कुछ भी दे रहे हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन आई रियली डोंट थिंक सो अगर कोई अच्छा पेपर होगा और वो ये इन पांचों कीवर्ड से अगर क्वेश्चन ना दे, अब आई वुड से वो पेपर ही अच्छा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस यूनिट का बहुत मेजर पार्ट है। अब हम बात करते हैं इनबिल्ट एक्सेप्शन की। अब हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग पे आए हैं, जहाँ पे वही दो तरह की एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती है, एक तो इनबिल्ट एक्सेप्शनल और एक जो कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस होते हैं, जो कि हम थ्रो कीवर्ड को यूज करके करते हैं। इनबिल्ट एक्सेप्शंस आर आल्सो कॉल्ड प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस आर स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस लाइक प्रोवाइडेड बाय द जावा API। बेसिकली वही कि जैसे कि हमारा ये है कोड, बाय डिफॉल्ट इनमें कुछ लिखा हुआ है ना, जो हमारी अर्थमेटिक एक्सेप्शन है वहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है ऑलरेडी कुछ ना कुछ। इलीगल एक्सेप्शन है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। तो ये है इनबिल्ट एक्सेप्शंस हमारी। अब इनबिल्ट एक्सेप्शंस की भी हमारी दो तरह की होती हैं, अनचेक्ड, अनचेक्ड। जैसे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गई, ये हमारी अनचेक्ड है। मतलब अनचेक्ड क्या होती है, बेसिकली मोस्ट जनरल पर्पस एक्सेप्शंस आर डायरेक्ट सब क्लासेस ऑफ द रन टाइम एक्सेप्शन क्लास। मतलब जितनी भी मोस्टली जो जनरल पर्पस एक्सेप्शन होती हैं वो हमारी रन टाइम एक्सेप्शन जो क्लास है उसकी सब क्लास होती हैं, डायरेक्ट सब क्लास होती हैं। द जावा कंपाइलर डज नॉट फोर्स द प्रोग्रामर टू डिक्लेयर और हैंडल दीज एक्सप्लिसिटली यूज ट्राई क्लैश ब्लॉक। ठीक है, बेसिकली सीधी सी बात यह है कि जो ऐसी एक्सेप्शन है जो प्री डिफाइंड है, जो कि जावा ने लिखी हुई है, जावा कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप उसको फिर से कुछ ना कुछ करके दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंट एक्सेप्शन है, जावा कहती है कि मैंने ऑलरेडी इसमें कुछ सामान लिखा हुआ है आपके समझने के लिए, आपको उसको ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगी, ये जावा कहती है। लेकिन चेक्ड एक्सेप्शन होती है, दीज आर चेक्ड बाय द कंपाइलर एट द कंपाइल टाइम। ये कंपाइलर से कंपाइल टाइम पे जाके चेक करता है, यू आइदर हैंडल देम यूजिंग अ ट्राई क्लच ब्लॉक और डिक्लेयर देम इन मेथड सिग्नेचर यूजिंग द थ्रोज कीवर्ड। बेसिकली जो भी हमारी चेक्ड एक्सेप्शन होती है, जैसे कि एक्सक्यूएल एक्सेप्शन, बेसिकली जब हम डेटाबेस में काम कर रहे होते हैं, IO एक्सेप्शन, जब ये वाली एक्सेप्शन होती है तो हमें बताना पड़ता है, हमें थ्रोज कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि भाई यहाँ पे एरर आ सकता है, एंड फिर हमें थ्रो का यूज करके उसको ओवरराइड भी करना होता है। वहां पे कंपलसेशन होती है कि आप थ्रोज को और थ्रो को यूज करके करोगे। मतलब मेनली तो यहाँ पे आपको थ्रोज को दे के बताना पड़ता है, फंक्शन में आपको कॉल करके दिखाना पड़ता है कि यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर एरर आ सकता है, तो इसको हैंडल करने के लिए तैयार रहो। चेक्ड एक्सेप्शन में ये बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है, अनचेक्ड में कंपलसरी नहीं। अभी तक हमने जो मोस्टली एग्जांपल देखे हैं अनचेक्ड के ही देखे हैं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगेन ये 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी बार पूछा जाता है कि अनचेक्ड एक्सेप्शन और चेक्ड एक्सेप्शन में दोनों में अंतर क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये एक सैंपल प्रोग्राम है, बेसिकली यहाँ पे हमने ट्राई, सबसे पहले देखो इसमें एक ट्राई ब्लॉक है, कैच है, दूसरा कैच, तीसरा कैच और फिर फाइनली 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। तो बेसिकली वही सेम लॉजिक है, मैंने सिंपल रखा हुआ है इसको। सिनेरियो 1 है हमारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन, जो कि अनचेक्ड एक्सेप्शन है हमारा। यहाँ पे आपको कुछ भी हैंडल करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो चाहो तो, बट करने की कोई जरूरत नहीं। ये भी देखो, दूसरा हमने दो सिनेरियो रखे हुए हैं यहाँ पे, एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, एक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, दोनों अनचेक्ड है हमारे। तो हम चाहें तो हमने ये दे दिया है। अब देखो ये वाला एक्सेप्शन इसके लिए, और ये वाला जो एक्सेप्शन है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, कलर पर्पल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। सिनेरियो 2 के लिए ये वाला हो गया, ठीक है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको ये वाला। तीसरा है हमारा एक्सेप्शन ई। ये कह रहा है, अब इसका मतलब है अ जेनेरिक कैच ब्लॉक फॉर एनी अदर इनबिल्ट एक्सेप्शन, यानी कि कोई भी एक्सेप्शन जब हमने लिख दिया तो इसका मतलब पता है क्या है, हो सकता है कि अब देखो ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम है जहाँ पे हमें पॉसिबिलिटीज दिख रही है। मान लो कोई बड़ा सा प्रोग्राम है, क्या अब हम यही देखते बैठेंगे कि कौन कौन से हमारे एरर आ सकते हैं? नहीं ना। मान लो अभी आपने 10,000 लाइन का कोड लिख दिया, अब क्या आप हर जगह देखने बैठोगे कि यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन आएगा, यहाँ कौन सा आएगा? तो हम एक जेनेरिक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि एक्सेप्शन। इसका मतलब है कि जो भी एरर आए, जो भी एक्सेप्शन आए, वो हैंडल कर लो। यहाँ हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, एंड अगेन ई में जाके ये स्टोर कर दो, जो भी एक्सेप्शन आए वो ई में स्टोर कर दो। बेसिक सी बात है। इसका मतलब है अरिथमेटिक एक्सेप्शन को ई में स्टोर कर दो, लेकिन यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन आए ई में स्टोर कर दो, और ई डॉट गेट मैसेज,
ठीक है, सिंपल। और फिर फाइनली ब्लॉक हमारा रन कर गया है। ये हमारा अनचेक्ड एक्सेप्शन का टाइप है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा कोड है ये, एग्जाम में लिखने के लिए बहुत प्यारा कोड है। अगर आप चाहो तो अच्छे से इसको समझ के कर सकते हो। ये इसका आउटपुट है। प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इनबिल्ट एक्सेप्शन कॉट, सबसे पहले हमने वही के पहला हमारा एरर यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हमने इसको 0 से डिवाइड कर रहे हैं। ये आ गया तो एक कैच ब्लॉक में चला गया, और क्योंकि हमारा दूसरा वाला जो ब्लॉक है उसमें सच कुछ शायद एरर नहीं है तो वो रन कर जाता है। फिर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, रिसोर्स क्लीन अप डन हो जाता है। देखो ये चीज़ याद रखना कि फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होने से रिसोर्स क्लीन अप हो जाता है। जो भी हमने यूज़ किया होता है ट्राई ब्लॉक में, फाइनली अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको क्लीन कर देता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट कंप्लीटली ग्रेसफुली, यानी कि प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट हमारा हो गया। जब भी आप एग्जाम में प्रोग्राम लिख के आओ तो मेक श्योर आप उसमें ये जो आउटपुट है वो भी लिख कर आओ, और अच्छे से भर के आना। जबरदस्ती उसमें कंजस्टेड करके बताना, अच्छे से स्पेस देके करके आना। बाकी अगर आपको ये जानना है कि AKTU की कॉपी कैसे लिखी जाती है, अगर आपको इस चीज़ को इन डेप्थ समझना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर इनफ हमारे कमेंट मिलते हैं तो हम जरूर इस चीज़ पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि आपको AKTU की कॉपी कैसे भरनी चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ। हम प्रॉपर्ली आपको भर के दिखाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर आप कमेंट जरूर करें इस चीज के बारे में, हम जरूर सोचेंगे अगर इसके बारे में, अगर हमें डिमांड आई तो। अब अगली टाइप होती है हमारी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। इनबिल्ट हमने देख ली, अब यूजर डिफाइंड की बात कर लेते हैं। तो वही के अब देखो, built in exceptions like arithmetic exception do not cover specific business logic scenario. Basically, throwing an error if a user enters a negative age for voting. Basically, arithmetic कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि arithmetic exception में जो कुछ भी लिखा है वो एक जेनेरिक टर्म लिखा है, हमें समझ में नहीं आते कभी कभी वो एरर्स। अब हम सोचते हैं कि इसका जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है हम इसको ओवरराइड करके कुछ बढ़िया सा करके दिखाएं। यानी कि जैसे एग्जांपल है थ्रोइंग एन एरर इफ अ यूजर एंटर अ नेगेटिव एज फॉर वोटिंग। अब मान लो कि जाहिर सी बात है, अगर हमें एक प्रोग्राम बना रहा है जहाँ पे हमें ये बताना है कि एक जो बंदा है वो वोट करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, यानी कि 18 से बड़ा है कि नहीं। मान लो कोई महान भाव आया, उसने -20 दे दिया। अब अर्थमेटिक एक्सेप्शन तो अपना कुछ भी जो कि उसमें लिखा हुआ है वो तो लिख के दे देगा, बट यहाँ पे तो कुछ और ही हो गया ना। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को यूज करते हैं। इसको क्रिएट कैसे करते हैं? A user defined exception is created by defining a new class. पहले एक नई क्लास हम डिफाइन करते हैं जो कि एक्सटेंड करेगी। अगेन एक्सटेंड का मतलब बताओ, एक्सटेंड का मतलब क्या था? अगर आपको यूनिट में थोड़ी सी भी याद है, बताओ एक्सटेंड का मतलब क्या था? मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए। एक्सटेंड का मतलब होता है इनहेरिटेंस। बेसिकली हम इनहेरिटेंस को यहाँ पे यूज करते हैं, एक नई क्लास जो कि हम इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये बात याद नहीं रख पाए थे तो अगेन आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको फिर से एक बार यूनिट 1 को रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। उप्स, मैंने दाग को that extends the built-in exception class for checked or runtime exception, ठीक है। key methods to string, print, select trace, ठीक है, print stack trace, एंड ये सारी जो चीजें हैं, एंड methods like get message, ये सारी जो चीजें हैं इनको यूज करके हम एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को बनाते हैं, एक नई क्लास डिफाइन करते हैं that accepts the built-in exception class। बेसिकली जो हमारी एक्सेप्शन क्लास है जिसके सारे सब क्लासेस हैं उनको ये एक्सटेंड करती है, एंड अपने यूजर जो कस्टम जो हमारा जो एरर दो हमें देने हैं हम उनको डिफाइन करते हैं। या तो एक्सेप्शन क्लास को हम ओवरराइड करेंगे या फिर हम रन टाइम एक्सेप्शन को करेंगे। अगर अनचेक्ड है तो ये, अगर चेक्ड है तो ये, ठीक है। बाकी थ्योरी है, आगे जाके हम देखते हैं। ये देखो अगेन लास्ट वीडियो में मैंने देखा था काफी लोग बोल रहे थे कि आप भैया कम यूज करते हो जो प्रोग्राम्स हैं, इसीलिए मैंने इस बार ज्यादा रखे हुए हैं। हर कोशिश किया है मैंने हर सिनेरियो के आपको प्रोग्राम्स दे पाऊँ। तो सबसे पहले क्रिएट द कस्टम एक्सेप्शन क्लास इनवैलिड एज एक्सेप्शन, एक्सटेंड एक्सेप्शन। तो बेसिकली ये वो क्लास है जो कि हमें ओवर एक्सटेंड करनी थी, मतलब इसमें सारा कुछ हमारा लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे लिखा बताया था मैंने। अगर चेक्ड एक्सेप्शन है तो क्या, तो हमें ये वाला जो क्लास है उसको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, उसको इनहेरिट करना ही पड़ेगा। हमने यहाँ वही किया है। हम कह रहे हैं कि इनवैलिड एज एक्सेप्शन, पब्लिक इनवैलिड एज एक्सेप्शन स्ट्रिंग मैसेज सुपर मैसेज, ठीक है। सीधी सी बात यह है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे आके जब हमें 19 चाहिए एज और कोई महानुभाव आके -153 कर दे रहा है तो हमें यहाँ पे वो चीज़ हैंडल करनी, और ये हमने कर ली। यूज इट इन प्रोग्राम। अब देखो यहाँ पे हमने डिफाइन तो कर दी अपनी क्लास। अब ये जो हमारी नई क्लास है इनवैलिड क्लास एक्सेप्शन जो कि हमारी एज को एक्सेप्ट कर रही है, वो हमें यूज भी तो करनी है। तो हमने एक नई क्लास बनाई है कस्टम एक्सेप्शन डेमो का, स्टैटिक वॉइड वैलिडेट एज थ्रोस इनवैलिड एज एक्सेप्शन। अब जाहिर सी बात है, जब हम, जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला था कि जब हम चेक एक्सेप्शन को यूज कर रहे हैं तो इट इज कंपलसरी कि आप थ्रोस कीवर्ड को यूज करोगे एंड ये डिफाइन करोगे कि मेरा जो मेथड है वो ये एक्सेप्शन दे सकता है। अगर एज 18 से छोटी है, थ्रोज न्यू ये, यानी कि जाहिर सी बात है अगर 18 से बड़ा है तो हमारा ये हमें मिल जाएगा कस्टम एरर एज मस्ट बी 18+। अगर कोई बंदा 18 से छोटा है तो उसको ये मिल जाएगा कि भाई तू पहले बड़ा हो जा फिर वोट कर लियो, अभी क्या जल्दी है,
एल्स प्रिंट सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन वेलकम। अगर 18 से बड़ा होता तो हमारे सब कुछ ठीक से एग्जीक्यूट कर जाएगा, वरना ये कर जाएगा। अब देखो एज छोटी कितनी भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब जब हम यहाँ मेन फंक्शन को रन कर रहे हैं तो देखो वैलिडेट एज फंक्शन जो हमारा ये जो क्लास है, सॉरी ये है हमारा, इसको हमने लिया मेथड जो है, और फिर यहाँ हमने वैल्यू दी 16 की, और यहाँ पे हमने इनवैलिड जो एज एक्सेप्शन है जो ये हमने डिफाइन किया था वो यूज़ किया हमने। ये जो मेथड यूज़ किया है यहाँ पे, क्लास जो हमने यूज़ की है उसको डाला एंड हमने ई किया। अब जहाँ पे हमने सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन यहाँ पे जो गेट मैसेज कर रहे थे हम, जो प्रिंट हमारा जो कस्टम मैसेज है जो कि था एज मस्ट बी 18+, जो यहाँ पे ये थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने काफ़ी डिटेल में इस प्रोग्राम को समझाया है। थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको, ठीक है। एक बार इस प्रोग्राम को खुद से पढ़ना, ना समझ में आए फिर से एक बार वीडियो देखो, उतना पार्ट फिर से एक बार देखने का ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल से प्रोग्राम्स हैं एंड घुमा फिरा के यही जो प्रोग्राम्स होते हैं यही आते हैं एकेटिव एग्जाम में हमारे। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू जावा आईओ स्ट्रीम्स। यहाँ पे आके हमारी 1/3 ऑफ द यूनिट खत्म होती है। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक ट्रैक दिखा सकता हूँ। देखो यूनिट नंबर 2 में हमने एक्सेप्शनल हैंडलिंग कंप्लीट कर ली है। द आइडिया बिहाइंड एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस इन एरर, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, कंट्रोल फ्लो इन एक्सेप्शन, जेवीएम रिएक्शन टू एक्सेप्शन, ट्राई कैच हमने अभी देखे थे, ठीक है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग हमने करके देखी थी, इनबिल्ट एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन देखे थे, एंड चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। यानी कि हमने कंप्लीट एकेटिव का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसका 1/3 पार्ट कवर कर लिया है। जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हमारा इनपुट आउटपुट बेसिक्स है, जिसमें मेनली हमारे 2 टॉपिक्स हैं, बाइट स्ट्रीम्स, कैरेक्टर स्ट्रीम्स एंड रीड एंड राइट फाइल, ठीक है। तो अब हम वो देखेंगे, यानी कि हम अपनी यूनिट का सेकंड पार्ट जो है वो कवर करने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमारा बचेगा मल्टी थ्रेडिंग, यहाँ पे हम अभी वापस आएंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपने आईओ बेसिक्स की तरफ। तो सबसे पहले बेसिकली ये होता क्या है। इनपुट रिफर्स टू रिसीविंग इनपुट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि बेसिकली इनपुट वही बच्चों वाली बातें हैं यार, कि कीबोर्ड से या किसी फाइल से या किसी नेटवर्क से जब एक्सटर्नल सोर्स से कंप्यूटर इनपुट लेता है उसको इनपुट कहते हैं। जब कंप्यूटर आउटपुट देता है, चाहे फिर वो एक कंसोल में हो, चाहे फिर वो एक मॉनिटर में हो, चाहे वो एक फाइल में हो, फाइल का मतलब है यहाँ से फाइल से इनपुट लेना, यहाँ पे फाइल में राइट करना, रीडिंग एंड राइटिंग इन द फाइल, ठीक है। जावा परफॉर्म्स ऑल इट्स आईओ ऑपरेशन यूजिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। अब स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट से यूज करता है। स्ट्रीम होता क्या है, एक लॉजिकल एंटिटी होती है दैट रिप्रेजेंट्स कंटीन्यूअस सीक्वेंस ऑफ फ्लो, जस्ट लाइक वाटर स्ट्रीम होती है ना, जैसे कंटीन्यूअस फ्लो को वाटर स्ट्रीम बोलते हैं, वैसे कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा को डेटा स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी एनालॉजी है। पैकेज, ऑल क्लासेस रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रीम मैनिपुलेशंस आर अवेलेबल इन java.io पैकेज। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या होता है कि कंबाइंडली क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में कि ये वाली जो चीज़ है वो कौन से पैकेज में है, ये आईओ स्ट्रीम्स किस पैकेज में है, या एक्सेप्शन ये वाला एक्सेप्शन कौन से पैकेज में है। तो मेक श्योर कि आपको ये पता हो। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगेन पता होना चाहिए। अब बात करते हैं बाइट एंड कैरेक्टर स्ट्रीम्स की, पहला टॉपिक। सबसे पहले हम आते हैं कैरेक्टर बाइट स्ट्रीम के ऊपर, सॉरी। तो बेसिकली वही कि जावा आईओ पैकेज जो है वो डिवाइड करता है स्ट्रीम क्लास को 2 टाइप में, ठीक है। इसमें पहला बाइट स्ट्रीम है, दूसरा कैरेक्टर स्ट्रीम है। जो बाइट स्ट्रीम होती है हमारी वो 8 बिट रॉ बाइनरी डेटा को इनपुट आउटपुट करती है। देखो बाइट स्ट्रीम हमारी 8 बिट रॉ बाइनरी डेटा को इनपुट आउटपुट करती है, एंड जो हमारी कैरेक्टर स्ट्रीम होती है वो 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर्स को इनपुट आउटपुट करती है। बेसिकली यहाँ पे हमारी फाइल्स जैसे कि जो हमारा नॉन टेक्सुअल डेटा है, बेसिकली जैसे कि इमेजेस हो गई, ऑडियो फाइल्स हो गई, वीडियो फाइल्स हो गई, या EXE फाइल हो गई, जिप फाइल हो गई, ये हम बाइट स्ट्रीम में हैंडल करते हैं। वहीं कैरेक्टर स्ट्रीम्स में हम इंटरनेशनल फाइल्स, टेक्स्ट फाइल, बेसिकली टेक्स्ट फाइल हैंडल करते हैं, .txt, .csv, .html डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बेसिकली वह जो हम यहाँ पे मतलब जो बेसिकली हम पढ़ सकते हैं, जो कि हम रीड कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल जो होती हैं, यहाँ जो बाइनरी फाइल्स होती हैं। वही बेस क्लास ऑल बाइट स्ट्रीम्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द 2 एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास। बेसिकली इनपुट स्ट्रीम के लिए ये जो इनपुट स्ट्रीम है ये सुपर क्लास है रीड करने के लिए, एंड आउटपुट के राइट करने के लिए हमारी आउटपुट स्ट्रीम होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्क्रीट क्लासेस, फाइल आउटपुट इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बफर इनपुट स्ट्रीम और बफर आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हैं। वहीं सेम यहाँ पर है, इसका बेस क्लास रीडर है रीडिंग के लिए और इसका राइटिंग के लिए, और वही इसके एग्जांपल है फाइल राइटर, बफर राइटर, ठीक है। अब अक्सर इसका जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बाइट स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाना।
मेक श्योर कि आप, वैसे मैं काफ़ी सारी अपनी वीडियोस में, ऑलमोस्ट हर वीडियो में जब जहाँ जहाँ डिफरेंस आता है मैं बताता हूँ, और मैं फिर बताऊंगा आपको। जब भी आप डिफरेंस दे रहे हो किसी दो चीज़ों के बीच में, तो मेक श्योर आप प्रॉपर ऐसे टेबल बना के आओ, एंड किस बेस पे कंपेयर कर रहे हो आप, वो फीचर आप यहाँ पे ऐसे लिख कर आओ। जिसके सबसे पहले हमने यहाँ पे डेटा टाइप हैंडल्स 8 बिट रॉ बाइनरी डेटा, ये हमारा 16 बिट का यूनिकोड कैरेक्टर डेटा हैंडल करता है। ये अब बात करते हैं फाइल रीडिंग राइटिंग की, तो रीड्स राइट बाइट बाय बाइट, ये बात राइट करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ये बाइट बाय बाइट करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करता है। सुटेबिलिटी इमेज ऑडियो वीडियो के लिए ये टीएक्सटी फाइल्स, बेसिकली जो टेक्स्ट फाइल होती है, टीएक्सटी सीएसवी एचटीएमएल, ठीक है। यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम होती है बेस क्लास, इसकी बेस क्लास होती है हमारी रीड एंड राइट। इम्प्लीमेंटेशन फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, फाइल रीडिंग एंड फाइल राइटिंग। ये एक ग्लैंस पे आपको इसका दिख गया है जो कंपैरिजन। रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स इन जावा, एक टॉपिक हमने अपना कवर कर लिया है जो कि था हमारा ये वाला बाइट स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम्स, हमने ये कवर अप कर लिया है। अब हम देखेंगे रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स इन जावा, ठीक है। फाइल हैंडलिंग इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन टू अ फिजिकल फाइल, परफॉर्मिंग रीड और राइट ऑपरेशंस यूजिंग स्ट्रिंग मेथड्स एंड देन स्ट्रिक्टली क्लोजिंग द कनेक्शन यूजिंग अ क्लोज मेथड। सीधी सी बात यह है कि जब हम रीडिंग एंड राइटिंग करते हैं तो ये एक फिजिकल जो फाइल होती है इसका एक इन्वॉल्वमेंट होता है जहाँ पे हम रीड और राइट करते हैं। जब हम उसको खोलते हैं, मान लो सीधी सी बात है, जब आप अपना फ्रिज खोलते हो, उसमें से सामान निकालते हो, पर उसको बंद भी तो करना होता है। सिमिलरली फाइल का केस है, जब हम एक फाइल के संग, मान लो आपका एक फाइल है जिसका नाम है rohan.txt, rohan.txt, मान लो आपको इसके साथ इनपुट आउटपुट करना है, मतलब बेसिकली अब हम इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं, फाइल्स के साथ फिजिकली खेलने की बात कर रहे हैं। तो मान लो इस नाम की एक फाइल है आपके विंडोज में, एंड आपको इसमें कुछ आउटपुट कर इसमें कुछ लिखना है, तो आप जावा की हेल्प से लिख सकते हो। लेकिन जब आप उस फाइल को खोलोगे, बंद भी तो करना होता है ना उसको, जो कि मैंने अभी रेफ्रिजरेटर की एनालॉजी के साथ आपको समझाया था। तो वही ये कह रहा है कि क्लोज मेथड को यूज करके आप क्लोज भी करोगे उस फाइल को, ताकि जो आपके सिस्टम की जो रिसोर्सेज हैं वो खाली हो सके। अब सबसे पहले यूजिंग बाइट स्ट्रीम, एक तो होता है यूजिंग बाइट स्ट्रीम और दूसरा होता है यूजिंग कैरेक्टर स्ट्रीम, ठीक है, वही चीज। तो यूजिंग बाइट स्ट्रीम, राइटिंग थ्रू अ फाइल, फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो हमारा होता है फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल पाथ, जो कि हमारा डेटा को ओवरराइट करता है, एंड ये अपेंड करता है हमारे डेटा को। यहाँ पे ट्रू का मतलब ये है कि ये अपेंड करेगा, ये डेटा को लिख देगा। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब हम इस तरह से लिखेंगे, अभी हम आगे जाके कोडिंग में जो हम करेंगे प्रॉपर, तो उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। दूसरा आता है हमारा की मेथड्स, राइट, राइट, और ये सारे उसके फंक्शन, सॉरी मेथड्स हैं। दूसरा होता है हमारा रीडिंग, इसका जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो हमारा फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यहाँ पे फाइल का नेम, एंड ये उसके मेथड्स। अब हम इसको, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है कि रिटर्न्स -1, ये सब जो चीज़ें अभी, अब मैं अगर आपको यहाँ बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगी, कोड में जाकर समझते हैं। देखो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा कोड लग रहा होगा यहाँ पे, इसमें हमने देखो यहाँ पे फाइनली के अंदर भी ट्राई एंड कैच को यूज़ किया हुआ है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझेंगे, अच्छे समझेंगे। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया है, ठीक, java.io एस्टेट, इसका मतलब है java.io के अंदर जो कुछ भी है, एस्टेट का जो यहाँ पे मतलब होता है ना कि java.io के अंदर जो कुछ भी है सारा कुछ इंपोर्ट हो जाए, ठीक है। एस्टेट का मतलब ये होता है सारा कुछ, वो सबको रिप्रेजेंट कर देता है। अब ये हमने एक क्लास बनाई है, ये हमारा मेन फंक्शन। अब ये देखो, हमने जो स्ट्रीम्स हैं इनको हम स्ट्रीम्स बोलते हैं, हमने दो स्ट्रीम्स डिक्लेयर कर दी, फाइल इनपुट स्ट्रीम जिसका वेरिएबल का नाम दिया हमने फिस, और इसको हमने नल डिक्लेयर कर दिया है, और ये है हमारी फाइल आउटपुट स्ट्रीम। बेसिकली यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम, हम यहाँ पे इनपुट आउटपुट करेंगे, मतलब एक जो फाइल है उसको रीड करेंगे, एक फाइल को राइट करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारी जो हम फाइल रीड करेंगे, और ये है हमारी फाइल जो हम राइट करेंगे, ठीक है। तो हमने दोनों को डिक्लेयर कर दिया है और ये नल रखा है। अब हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर जाएंगे, तो देखो जो हमारा फिस था, न्यू फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, एंड यहाँ पे source.txt। बेसिकली हमारे सिस्टम में source.txt करके एक फाइल एग्जिस्ट करती है, सॉरी source.txt करके ये फाइल एग्जिस्ट करती है। अब देखो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल का नाम है फाइल इनपुट स्ट्रीम, बेसिकली इनपुट, हमको यहाँ से इनपुट लेना, तो यही हमारी फिस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि हमारा जो कुछ भी यहाँ पे होगा वो फिस में स्टोर हो जाएगा। और
सिमिलरली हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम की हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि जो डेस्टिनेशन डॉट टीएक्सटी है ये भी एक एग्जिस्ट करती होगी डेस्टिनेशन डॉट टीएक्सटी, ये हमने आउटपुट वे में खोल लिया। यानी कि फिस में अब हमारी इनपुट फाइल है, फॉस में हमारी आउटपुट फाइल है, और फिर हम एक यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया सिंपल सा। अब ये है हमारी इंट डेटा, हमने एक और इंटीजर बनाया है जिसका नाम है डेटा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, वाइल डेटा इज इक्वल टू फिस डॉट रीड, मान लो मैंने डेटा की वैल्यू दी 23, अब ये कह रहा है वाइल डेटा इज इक्वल टू फिस डॉट रीड। डॉट रीड का मतलब है कि जो फिस जो है इसको रीड करो, जो ये फाइल है ना सोर्स डॉट टीएक्सटी इसको रीड करो, क्योंकि हम इससे इनपुट ले रहे हैं। एक फाइल में कुछ भी लिखा हुआ उससे आप इनपुट कैसे लोगे, जब आप उसको रीड करोगे, उसी के लिए हमारे पास ये रीड फंक्शन है। तो आप करोगे फिस डॉट रीड, तो यहां हम क्या कर रहे हैं कि हमारा डेटा की जो वैल्यू है वो फिस डॉट रीड है, यानी कि जो कुछ भी इस डेटा में है, ये डेटा बाय डिफॉल्ट खाली है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ डिक्लेयर तो किया नहीं है। 23 जो है हम बाद में देंगे ना, अभी देखो अभी 23 नहीं है, ठीक, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको 23 को हटा देते हैं फिलहाल के लिए, अभी डेटा एकदम खाली है। वाइल जब तक डेटा में जो वैल्यू है वो फिस डॉट रीड यानी कि जो कुछ भी यहाँ पर है वो स्टोर नहीं हो जाता। अभी देखो ये आगे क्या लिखा है इस पर फोकस मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं अच्छे समझाता हूँ। देखो इस पार्ट को अच्छे समझते हैं, ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं फिर समझते हैं। देखो ये था हमारा स्टेटमेंट, ठीक, वाइल लूप चल रहा है हमारा, ठीक है, बेसिक जो हमारा लूप है, पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो हमारा वाइल लूप है सबसे पहले तो वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक, वाइल लूप करने दो। वाइल लूप कब तक, डेटा इज इक्वल टू एफएस डॉट रीड, फिस डॉट रीड करके जो हमारा डेटा है जो कि ये है, जो कि हमने यहाँ पे जो अपनी फाइल है वो खोल ली है वो है, ठीक है। अब जब तक डेटा की वैल्यू हमारी जो कि हमारी फाइल में है, जो कि हमारी फिस में स्टोर्ड है, डॉट रीड यानी कि जो कुछ भी हम रीड कर रहे हैं फाइल में वो डेटा में स्टोर नहीं हो जाता, तब तक ये लूप चलेगा। एंड इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू -1। नॉट इक्वल टू -1 का मतलब है, सॉरी, नॉट इक्वल टू -1 का मतलब है, देखो पहली बात तो अलग अलग चीजें, एक तो ये है, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू और इसका होता है -1। ये यहाँ जो -1 है ये डिनोट कर रहा है EOF को। EOF का मतलब होता है हमारा एंड ऑफ फाइल, ठीक है, एंड ऑफ फाइल। तो ये बेसिकली कहने का इसका मतलब ये है कि डेटा वेरिएबल में जो कुछ भी फिस डॉट रीड में हो, यानी कि हमारी फाइल में जो कुछ भी वो डेटा में डाल दो, और इस फिस डॉट रीड को तब तक चलाओ जब तक ये इसकी वैल्यू -1 ना हो, यानी कि एंड ना हो जाए फाइल का। जब तक हमारी फाइल एंड नहीं हुई तब तक जितने भी वैल्यू फिस डॉट रीड में है वो डेटा में डालते रहो। बेसिक सा मतलब इसका ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देखो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, और यहाँ पे कर रहा है एफओएस डॉट राइट डेटा। अब जो कुछ भी हमारा डेस्टिनेशन डॉट टीएक्सटी में था, यानी कि जो कुछ भी हमारा डेस्टिनेशन डॉट टीएक्सटी में था वो उसमें राइट कर दो। देखो फॉस क्या है, ये हमारी डेस्टिनेशन डॉट टीएक्सटी है, इसमें कुछ भी नहीं है फॉर अभी के लिए, ठीक है। हमें इसमें सामान डालना है सोर्स से, यानी कि जो कुछ भी सोर्स में है वो डेस्टिनेशन में हमको डालना है। तो हमने क्या किया, डेटा में फिस डॉट रीड की वैल्यू स्टोर कर लिया। अब हमारे पास डेटा मतलब डेटा वेरिएबल जो है उससे भरा हुआ है जो कि हमारा सोर्स में था। अब हमें डेटा सोर्स में तो सोर्स का जो भी हमने डेटा में ले लिया है, अब डेटा को हमें राइट करना है, डेटा को हमने डेस्टिनेशन डॉट टीएक्सटी में डालना है। वो हम कैसे डालेंगे, तो हम कहेंगे फोर्स यानी कि जो हमारी डेस्टिनेशन डॉट टीएक्सटी थी डॉट राइट, उसमें राइट कर दो, क्या राइट कर दो, डेटा को। सिंपल सी हायरार्की ये है कि फिस जिसमें सारा कुछ भरा हुआ था वहां से हमने सारा कुछ कॉपी किया डेटा में, अब हम डेटा में सारा कुछ कॉपी करेंगे फॉस में। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर ये सिंपल सा एक प्रिंट स्टेटमेंट, उसके बाद यहाँ पे हमने कैच ब्लॉक लगा ली जहाँ पे हमने कोई भी एक्सेप्शन होगी वो कर ली है, जो कि यहाँ पर मैंने दिखाई भी है कि एक्सेप्शन अकर्ड सोर्स डॉट टीएक्सटी नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अब आपके सिस्टम में अगर ये जो फाइल है वो होगी ही नहीं तो जाहिर सी बात है ना कि एरर आएगा। उसी एरर को हमने यहाँ पे IO एक्सेप्शन से हैंडल किया है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। फिर हमने फाइनली, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको फाइनली का असली काम अब समझ में आएगा। हम तक फाइनली में बस एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा के चला देते थे, लेकिन अब देखो हम फाइनली में क्या कर रहे हैं, फाइनली ट्राई इफ फिस इज नॉट नल, यानी कि जो फिस है वो नल नहीं है, यानी कि अगर वो एग्जिस्ट करती है तो फिस को बंद कर दो, एंड जो फॉस है उसको भी बंद कर दो। बेसिकली जो फाइल्स हमने खोल दी हैं वो बंद करनी है।
हमने फ्रिज खोल दी, हमने अपना सामान निकाल लिया है, अब हमें वो बंद करनी पड़ेगी। एंड ये काम हमारा करता है फाइनली, क्योंकि फाइनली चाहे ट्राई रन हो चाहे कैच रन हो, फाइनली तो रन करेगा ही करेगा ना। तो अगेन अब देखो फाइनली हमारा रन कर रहा है, फाइनली के अंदर हमने फिर से ट्राई किया है कि ये चल जाए। अगर अगर ये नहीं होता है तो कैच आई एक्सेप्शन एरर एंड प्रिंट कर दो हमारे एरर को, सिंपल। आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी प्रोग्राम था, आई नो, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग रहा होगा। आई वुड से थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके थोड़ा उसको फिर से देखो, समझ में आएगा। इस प्रोग्राम को खुद से कॉपी पर लिख के देखो जब तक समझ में नहीं आता है। कॉपी पर लिखो एंड सबसे पहले आई वुड से कि आप एक ऑनलाइन आईडी ही ले लो। हो सकते हैं कुछ लोग ऐसे भी हों जिनके पास अभी उन्होंने लैपटॉप नहीं लिया हो या फिर लेने वाले हों, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आप ऑनलाइन जावा के इंटरप्रेटर यूज़ कर सकते हो। इंटरप्रेटर कंपाइलर बहुत सारे आते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप अपने किसी भी ब्राउज़र पर जाओ, फेवरेट ब्राउज़र पे, और यहाँ पे जाके आप डाल सकते हो प्रोग्रामीज। प्रोग्रामीज का मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि वो वेल मैनर्ड रखते हैं, कोई ऐसा पेड नहीं है, बट जस्ट मुझे पर्सनली पसंद है तो मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे जिसके पास सिस्टम है अपना खुद का, वो अपना यूज़ करे। अपनी प्रॉपर वीएस कोड है, वीएस कोड यूज़ कर सकता है, या फिर आप इंटेलिजे यूज़ करते हो तो इंटेलिजे यूज़ करो। बहुत से लोग जो फ़ोन में होंगे, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, आप प्रोग्रामिंग करके जावा कंपाइलर खोलोगे, यहाँ पे जाके आप अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो, रन कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपको आउटपुट दिख जाएगा। तो आई वुड से कि ट्राई ज़रूर करो, ठीक है। इस चीज़ को सीखो, यहाँ पे जाके आप अपना एक कोड है उसको रन करो, एग्जीक्यूट करो, देखो चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। एंड उसके बाद, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे रन करने से काम नहीं होगा, आपको पेपर में भी लिखना है, ठीक है। ये जनरली क्या करती हैं, ये आईडीज़ हमें सजेशंस दे देती हैं, हमको वो सजेशंस नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इन दी एंड एक का पेपर लिखना है। तो मेक श्योर आपको सिंटैक्स याद हो। सो अब बात करते हैं कैरेक्टर स्ट्रीम्स की, ठीक है। फाइल रीड एंड राइट, फाइल राइटर, ठीक है। तो सिंपली जैसे हमने बाइट को किया था वैसे ही हम यहाँ पे कैरेक्टर को समझेंगे। सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर होगा, कंस्ट्रक्टर का नाम होगा हमारा फाइल राइटर, एंड ये करेगा हमारा ओवरराइट। एंड अगर हम ट्रू को लगा देंगे यहाँ पे तो ये करेगा अपेंड। इसका क्या मतलब है ये हम आगे जाके कोड में देखेंगे, ठीक है। आई नो मैंने पिछली बार भी ये चीज़ यूज़ की थी और मैंने आपको नहीं समझाई है कि यहाँ पे ट्रू का मतलब क्या है। अब ये आने वाला जो कोड होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से कि ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये इसके मेथड्स हैं सारे। जब हमें रीड करना तो रीड का कंस्ट्रक्टर हमारा होता है फाइल डॉट रीडर, फाइल का नाम और फिर इसके मेथड, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो, प्रोग्राम समझते हैं हम सीधा। अब देखो मैंने यहाँ पे राइट और अपेंड दोनों को यूज़ किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस समझाऊंगा राइट और अपेंड का क्या होता है। तो वही सेम, ऊपर का तो सारा कुछ सेम है, कुछ इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया अपने कंस्ट्रक्टर से। क्या, फाइल राइटर हमारा कंस्ट्रक्टर था, उससे एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, एंड मैंने ये फाइल खोली है notes.txt एंड ट्रू, यानी कि मैं अपेंड कर रहा हूँ। देखो जब मैं राइट करता हूँ ना, राइट का बेसिक मतलब होता है कि अगर मेरी notes.txt में पहले कोई डेटा है तो उसको इरेज कर दो और मैं जो नया डेटा दे रहा हूँ वो फीड कर दो। राइट का मतलब ये होता है। एंड अपेंड का मतलब होता है कि पहले से जो कुछ भी वहां पे अवेलेबल हो, जो कुछ भी वहां पे अवेलेबल हो उसमें और आगे अपेंड कर दो, जो कि अपेंड का लिटरल मतलब है। अपेंड का मतलब क्या होता है, अगर डिक्शनरी में आप खोल के देखो तो अपेंड का मतलब होता है कि ऐड कर देना ना आगे, लेकिन राइट का मतलब है पूरा राइट करना। तो अगर पहले से कोई डेटा होगा तो वो इरेज हो जाएगा, नया डेटा पड़ जाएगा। बेसिकली अगर जावा में मतलब पहले इस फाइल में हमने यहाँ पे फाइल notes.txt खोल ली है, ट्रू मोड में खोल ली है। अब हम कह रहे हैं पहले फाइल डॉट राइट करो, यानी कि अगर पहले फाइल में कुछ भी भसड़ मची हो सब कुछ हटा दो और लिखो जावा IO इज द बेस्ड ऑन स्ट्रीम्स, जावा IO इज बेस्ड ऑन स्ट्रीम्स, ठीक है। ये लिखा आपने। स्लैश एन यानी कि एक लाइन, न्यू लाइन का कैरेक्टर ही होता है। अगर आपको जस्ट इन केस नहीं पता तो ये हमारे न्यू लाइन के लिए होता है। अब एंटर का तो काम चलता नहीं है यहाँ पे स्ट्रिंग में देके, तो हमें इस तरह से न्यू लाइन कैरेक्टर देना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे न्यू लाइन दी, अगली लाइन में हम गए। अब हम अगर हम यहाँ कर देते एब्सोल्यूट डॉट राइट तो फिर ये जो पहले का जो कंडीशन है ना, ये जो हमने ये लिखी हुई है ये टर्मिनेट हो जाती, ये हट जाता, टर्मिनेट नहीं होती, ये लिखता। फिर अगर हम यहाँ पे अपेंड की जगह राइट लिखा होता हमने तो फिर ये हट के ये लिख जाता, कैरेक्टर स्ट्रीम हैंडल्स 16 बिट टेक्स्ट, ठीक है, ये आ जाता। बट ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ पे हमने अपेंड यूज़ किया है। अपेंड यूज़ करने का सबसे बड़ा जो रीज़न था वो यही था कि हमें इसके बाद अगला, हमें इसको हटाना नहीं है, हमें इसके बाद न्यू लाइन कैरेक्टर में अगली लाइन में इसको ऐड करना है, तो हम यहाँ पे अपेंड यूज़ करेंगे। आई होप आपको राइट एंड अपेंड के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। फ्लश फोर्सेस बफर डेटा टू द डेस्टिनेशन बिफोर क्लोजिंग। अब देखो फ्लश का मतलब है कि जो भी डेटा है
जो भी डेटा है उसको डेस्टिनेशन में डाल दो क्लोज करने से पहले। अब देखो यहाँ पे मैंने फाइनली को यूज़ नहीं किया, हमने सीधा यहाँ पर भी क्लोज कर दिया है, जो कि एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। हमको जनरली, मैं खुद बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि गुड प्रैक्टिस नहीं है, बट मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। एक अच्छी प्रैक्टिस है ये कि आप फाइनली को यूज़ करें एंड वहाँ पे ये सब चीज़ें करें। बट खैर, गलत ये भी नहीं है, एरर ये भी नहीं देगा। तो फ्लश का मतलब है कि जो भी हमारा बफर डेटा है वो डेस्टिनेशन में पहुंचा दो और फिर हमारी जो फाइल है उसको क्लोज कर दो। अगेन फ्रिज खोला, इसको बंद कर दो, वही सेम एनालॉजी। और रीडिंग का तो हमने पहले देख ही लिया था, इंट ch, ठीक है। अब सेम तरीका है, जब तक fr.read, जब तक इसमें जो कुछ भी हमारी जो फाइल है उसकी वैल्यू ch में नहीं हो जाती, जब तक ये खत्म नहीं हो जाती फाइल हमारी, जो हमने पिछली बार एनालॉजी समझी थी कि ch की वो वैल्यू जब तक इसमें खत्म नहीं हो जाती तब तक आप उसको रन करते रहो। तो अब देखो ch की जो वैल्यू होगी, हमने इसको टाइपकास्ट किया है कैरेक्टर फॉर्मेट में। अब क्योंकि जब हम इसको आउटपुट निकालेंगे तो हो सकता है अगर कोई इंटीजर हो तो हमें इंटीजर में आउटपुट नहीं चाहिए, हमको कैरेक्टर में चाहिए। तो हमने यहाँ पर टाइपकास्ट किया है, टाइपकास्ट इंटीजर बैक टू कैरेक्टर, एंड यहाँ पे आके हमने फाइल को बंद कर दिया है। एंड अगेन अगर कोई हमारा एरर आता है तो उसको हमने हैंडल किया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट सक्सेसफुली रिटन टू द फाइल, ये जो है हमारा, और इसके बाद में ये वाला पार्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑलवेज यूज ट्राई कैच फॉर IU, ठीक है। बेसिकली हमेशा ट्राई कैच को यूज़ करना चाहिए, ये गुड प्रैक्टिस है। चाहे आप AKTU के वे में देख लो या आप वैसे भी देख लो, ट्राई कैच हमेशा प्रोग्रामर्स यूज़ करते ही करते हैं। रिसोर्स क्लीनअप, हमेशा क्लोज को कॉल करो, ठीक है। हमेशा क्लोज मेथड यूज़ करो, जब भी आप कोई भी फाइल खोलो उसको बंद करो। एंड ऑफ फाइल, जो हम देख रहे थे ना बार बार, नॉट इक्वल टू -1, तो जब एंड ऑफ फाइल चीज़ को आप हैंडल करो, ठीक है। अगर आप उसको हैंडल नहीं करोगे तो आपको इशू होगा। अब देखो हमारा सेकंड पार्ट भी कवर हो चुका है। सेकंड पार्ट हमारा क्या था, रीडिंग एंड राइटिंग इन फाइल। अब हमारा थर्ड एंड लास्ट पार्ट बचा जो कि है हमारा मल्टी थ्रेडिंग। इसमें सारा कुछ हमारा थ्रेड से रिलेटेड है। ये करने के बाद हमारी यूनिट 2 जो होगी वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम अपने यूनिट के लास्ट पार्ट पर पहुंच चुके हैं जो कि हमारा थर्ड पार्ट है। 2/3 ऑफ द यूनिट हमारी कवर अप हो चुकी है। प्रोसेस वर्सेस थ्रेड। अब बेसिकली ये इसका क्वेश्चन आपको अगेन 99% श्योरिटी है, मिलेगा ही मिलेगा अपने यूनिट एग्जाम में। कोई ना कोई आपको पक्का इसका क्वेश्चन मिलेगा ही, कह रहे हो मिलेगा कि, और वो किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। हो सकता है वो किसी और यूनिट में डाल दें इस वाले क्वेश्चन को कि ये पर्टिकुलर काम करके दो और थ्रेड को एग्जीक्यूट करके दिखाओ इसमें। तो थ्रेड का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। बात करते हैं प्रोसेस क्या होती है। अब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, बेसिकली प्रोसेस कोई भी प्रोग्राम होता है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ इस वाइट बोर्ड को यूज़ करके, एक प्रोसेस है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अभी टास्क स्विच किया, मैंने ये प्रीव्यू खोला, मैंने सॉफ्टवेयर खोला, ये एक और प्रोसेस है। यानी कि बेसिकली कोई भी छोटी से छोटी चीज़, कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो प्रोसेस है। कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन प्रोसेस टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। जब बीच में हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं तो फिर वो टाइम लेता है, एंड किसी भी दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन करवाना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो बेसिकली वही चीज़ है। अ थ्रेड इज अ लाइट वेट सब प्रोसेस। थ्रेड क्या होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सीपीयू की। प्रोसेस एक पूरा प्रोग्राम होता है एग्जीक्यूशन में, थ्रेड एक उसकी स्मॉलेस्ट मोस्ट बेसिक जो यूनिट होती है वो होती है। मल्टीपल थ्रेड्स बिलोंग्स टू द सेम प्रोसेस। हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल मान लो आप स्पॉटिफाई या फिर यूट्यूब म्यूजिक पे आप गाने सुन रहे हो, या एप्पल म्यूजिक जो भी आप यूज़ करते हो उस पर गाने सुन रहे हो। आप एक काम कर रहे हो कि गाना भी सुन रहे हो। सबसे पहले हो गया आपका सॉन्ग लिसनिंग, ठीक है। एंड फॉर सम रीज़न आपने सोचा कि यार एक नई प्लेलिस्ट बनाता हूँ। आप सेम टाइम पे एक प्लेलिस्ट बना रहे हो, ठीक है। अब प्रोसेस क्या हुआ है, पूरा प्रोग्राम है एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन अब जो थ्रेड है, एक थ्रेड होगी आपकी सॉन्ग आपको सुनवा रही होगी, एक थ्रेड होगी जो आपकी प्लेलिस्ट बनवा रही होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पूरा एक प्रोसेस करना, ठीक है, और उस प्रोसेस का जो छोटा छोटा पार्ट होता है उसको हम थ्रेड कहते हैं। वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। मल्टीपल थ्रेड्स बिलोंग टू द सेम प्रोसेस एंड शेयर द सेम मेमोरी स्पेस एंड रिसोर्सेज। बेसिकली मल्टीपल थ्रेड्स क्या कर सकते हैं कि सेम हो सकता है कि सेम मेमोरी स्पेस एंड रिसोर्स शेयर कर रहे हों आपस में, क्योंकि जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस जो होती है आपस में, वो कम्युनिकेशन करवाना उनका काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन जो थ्रेड होती है वो आपस में सेम मेमोरी स्पेस एंड रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, मेकिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड इंटर थ्रेडिंग कनेक्शन मच फास्टर एंड ईजियर। अपोजिट टू थ्रेड, सॉरी अपोजिट टू प्रोसेस। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है?
मल्टी थ्रेडिंग एक कोर कॉन्सेप्ट होता है डेट अलाउज अ सिंगल प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड्स कंकरेंटली एट द सेम टाइम। अब देखो, आपने सीओए में एक चीज पढ़ी होगी कि हम एक बार में एक ही प्रोसेस हैंडल कर पाते हैं, ये एक बेसिक सी चीज है। बट हम मल्टी थ्रेडिंग को यूज करके मल्टीपल थ्रेड्स रन करवा सकते हैं, जिससे हमारा जो सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कभी हमने म्यूजिक प्लेयर का एग्जांपल लिया था, हमारा कोई जो म्यूजिक प्लेयर है हमें गाना भी सुनवा रहा है, ठीक है, हमें प्लेलिस्ट भी बनवा रहा है, और हो सकता है आप किसी को वहां पे कुछ और कर रहे हो, आप मान लो सर्च कर रहे हो अपने फेवरेट गाने को, आप लाइक कर रहे हो किसी के अपने गाने को, है ना। तो ये बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे थ्रेड्स हैं जो कि साइमल्टेनियसली यूज हो रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगी। इंडिपेंडेंस, थ्रेड्स आर नोन फॉर इंडिपेंडेंस एग्जीक्यूशन, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते थ्रेड। इफ वन थ्रेड इज पॉज्ड और वेटिंग, अदर थ्रेड्स कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट विदाउट डिपेंडेंसी। मान लो प्लेलिस्ट वाला जो पार्ट है ये ग्लिच देगा, मान लो नहीं बन पा रहा। मान लो कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेट की वजह से, मान लो इंटरनेट धीमा चल रहा है एंड ये वाला पार्ट जो है हमारा रुक गया, प्लेलिस्ट नहीं बन पा रही, बफर होने लगा, स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ऐसे गोल गोल जो आ जाता है, बफरिंग होना स्टार्ट हो गई। इसका मतलब ये थोड़ी ना हमारा गाना बजना बंद हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, वो अपना चलता रहेगा। तो थ्रेड्स आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। रियल वर्ल्ड एनालॉजी, थिंक ऑफ अ लार्ज टास्क लाइक अ बिल्डिंग और हाउस, इफ यू डिवाइड द टास्क अमंग फ्रेंड्स वन ऑन रूफ। अब जाहिर सी बात है, आप मान लो आप अपने दोस्त, मान लो आप अपने हॉस्टल का रूम जो है, आप में से काफी लोग हॉस्टल में रहते होंगे, और मान लो 2 लोग हो रहते हो आप। आपने कहा कि देख, आपने मान लो आपको कोई स्वीपर नहीं आता एंड आप क्या, आपने ये डिसाइड किया आप दोनों ने कि चल मैं झाड़ू मारूंगा, तू पोंछा मारेगा, ठीक है। तो ऐसा मान सकते हो आप कि एक थ्रेड है आप जो कि आप झाड़ू मार रहे हो, एक वो है जो कि आप पोंछा मार रहे हो। तो इस तरह से आपने टास्क को डिवाइड कर लिया है। मान लो 3 लोग रहते हो, तीसरे से आपने बोल दिया कि चल तू खाना बनाएगा, ठीक है। तो तीनों आपस का सबका काम अपना अलग अलग है। अब वैसे यहाँ पे झाड़ू लगने के बाद अक्सर पोंछा लगता है, तो ये चीज डिपेंड कर रही है, बट अगेन इस चीज को लिटरली मत लो, आप एक एग्जाम्पल की तरह समझो उस चीज को, ठीक है। अब थ्रेड्स को बनाते कैसे हैं? सबसे पहले जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस, इसको सपोर्ट नहीं करती है। तो हमें जावा को कैसे बनाना है, मतलब थ्रेड्स हमें जावा में कैसे बनानी है, सॉरी, बाय एक्सट्रैक्टिंग द थ्रेड क्लास। ये जो क्लास है, थ्रेड जो क्लास है, उसको आप इनहेरिट करोगे और ओवरराइड करोगे इसको, रन मेथड जो हमारा है। बेसिकली आपको ये जो कि हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि हम पहले एक क्लास को इनहेरिट करेंगे, फिर उसका जो मेथड है जो इस केस में हमारा रन है, हम उसको ओवरराइड करेंगे, जिसके अंदर लॉजिक होगा जो हमारे थ्रेड को एग्जीक्यूट करवाएगा। इसका लिमिटेशन बस यही है, सिंस द क्लास ऑलरेडी एक्सटेंड्स थ्रेड इट कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम अदर क्लास, ठीक है। सीधी सी बात है कि जब जो हमारी क्लास है वो थ्रेड को एग्जीक्यूट कर रही है, तो किसी और क्लास को तो इनहेरिट कर नहीं पाएगी। इट इज बिकॉज कि वो मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, यही सबसे बड़ा इसका इशू है। मान लो आपको इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ रही है, आपने एक अपनी मेथड लिखा हुआ है, एक और मेथड लिखा हुआ है, ये क्लास है, ये जो क्लास है, अब आप चाहते हो कि इस ये वाली क्लास भी इसमें आए, बट अगर अब यहाँ पे आप चाह रहे हो कि आपको एक थ्रेड भी बनाना है, वो करना है, तो यहाँ पे ये लिमिटेशन बन जाती है, क्योंकि आप एक बार में एक ही चीज़ को इनहेरिट कर सकते हो, आप मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकते हो। एंड क्योंकि आप यहाँ पे इनहेरिटेंस को, सॉरी, यहाँ पे आप थ्रेड क्लास को ऑलरेडी इनहेरिट कर चुके हो, तो आप किसी और क्लास को इनहेरिट नहीं कर पाओगे। ये इसका इकलौता लिमिटेशन है, एंड ये अगेन ये इकलौता लिमिटेशन इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है। और इसीलिए दूसरा मेथड है हमारा बाय इंप्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। थ्रेड क्लास का यूज करके बना सकते हो, रनेबल को करके बना सकते हो। वही सेम आपको ये करना है, इंप्लीमेंट करोगे रनेबल एंड ओवरराइड करोगे इसके रन फंक्शन को। टू स्टार्ट इट यू मस्ट क्रिएट अ इंस्टेंस ऑफ अ थ्रेड क्लास एंड पास योर रनेबल ऑब्जेक्ट इनटू इट्स कंस्ट्रक्टर। सिंपल सी बात है। हाईली प्रेफर्ड बिकॉज इट लीव्स द क्लास फ्री टू एक्सटेंड अनदर पेरेंट इफ नीडेड। वही जो इसकी लिमिटेशन है कि यहाँ पे कोई और नहीं एक्सटेंड कर पाता, किसी और क्लास को एक्सटेंड नहीं कर पाता, इनहेरिट नहीं कर पाता, यहाँ वो चीज़ हो जाती है, इसीलिए ये हाईली प्रेफर की जाती है। अब देखो, दिस इज हाउ यू क्रिएट अ थ्रेड। तो यहाँ पे हमने क्लास बनाई, जहाँ पे हमने सबसे पहला काम क्या किया, थ्रेड को इनहेरिट किया, ठीक है। ओवरराइड द रन मेथड, अगला काम हमारा क्या था, हमें रन मेथड को ओवरराइड करना है। तो देखो, पब्लिक वाइड रन, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग करके थ्रेड नेम दिया, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, यहाँ से नेम लिया, एंड अगेन ये पूरा हमारा एक लॉजिक है जो कि हमने यूज़ किया है। लॉजिक तो सिंपल आप समझ सकते हो, ट्राई कैच का वो सिंपल सा बेसिक सा कोड है, एंड बस लास्ट में जाके हमने एग्जीक्यूट कर दिया। सिंपल सा कोड है, आप समझ सकते हो। बेसिकली चीज़ समझने वाली इसमें बस यही थी कि हमने थ्रेड बनाया है, इसको रन किया है, एंड लास्ट में जाके हमने थ्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है। थ्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे ये देखो।
थ्रेड डॉट स्लीप, बेसिकली सिस्टम डॉट प्रिंटलाइन थ्रेड डॉट स्लीप, हमें थ्रेड डॉट को यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारा थ्रेड ये है क्लास डॉट का, इस तरह से यूज हमें करना पड़ेगा। पॉज द थ्रेड फॉर 500 मिली सेकेंड, यहाँ पे जो थ्रेड है उसकी 500 मिली सेकेंड के लिए हमें वो रोक दे रहा है, बट अगेन इस तरह से हम थ्रेड को बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा पहला मेथड था और ये हमारा दूसरा मेथड था। जो हमारा मेन मेथड है वो ये है और यहाँ पे हमारा ये रन कर जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स नहीं है ज़्यादा प्रोग्राम, आप समझ सकते हो। समझने वाली बस चीज़ वही थी जो मैंने आपको समझा दी कि पहले आप थ्रेड को इनहेरिट करोगे, फिर आप रन फंक्शन को या रन मेथड को, जो भी आप बोलो, उसको ओवरराइड करोगे एंड बस अपना कोड लॉजिक वहाँ पे दे दोगे। अब स्टेप 3 के अंदर आके आपको क्या करना है कि यहाँ पे आके आप थ्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। देखो, थ्रेड हमने क्लास को एक्सटेंड कर लिया, यहाँ पे रन कर दिया, सिंपल सा लॉजिक है। इसके बाद आप समझ जाना अपने आप, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला इतना है नहीं, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे आके अब क्योंकि हमें एग्जीक्यूट भी तो करनी है, हमें ये भी देखना है कि एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो अगेन आप सबसे पहले क्या करोगे, माई थ्रेड, जो कि हमारा यहाँ पे था क्लास माई थ्रेड। अब माई थ्रेड का हमने ऑब्जेक्ट बनाया T1 करके, न्यू माई थ्रेड, यानी कि बेसिकली हमने ऑब्जेक्ट बनाया एंड T1 डॉट सेट नेम। ये हमारा पहला थ्रेड जो है वो रन होना स्टार्ट हो गया है एंड हमने पहला अपना थ्रेड बना लिया है। ये रहा हमारा दूसरा थ्रेड तो बना लिया। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, तो T1 डॉट स्टार्ट एंड T2 डॉट स्टार्ट, इस तरह से हमारा जो थ्रेड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार पूरे प्रोग्राम को समरी में देखते हैं। थ्रेड क्लास को हमने इनहेरिट किया माई थ्रेड नाम के हमारी अपनी खुद की क्लास से। रन फंक्शन को हमने ओवरराइड किया, देखो ये हमारा ओवरराइड हो रखा है। स्ट्रिंग बनाया थ्रेड डॉट करंट थ्रेड करके, ये जो मेथड होता है हमारा, इसके हम इसको ओवरराइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने अपना कोड लॉजिक दिया है। अब देखो यहाँ पे बीच में हमने एक थ्रेड डॉट स्लीप लगा के हमने थ्रेड को थोड़ी देर के लिए रोक दिया 500 मिली सेकेंड्स के लिए, ठीक है। और फिर आगे जाके हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया थ्रेड का और बस रन कर दिया। एक बार को इस प्रोग्राम को पूरा खुद से देखना, समझ में आपको आ जाएगा। अब देखो इसके बाद है हमारा रनेबल इंटरफेस। पहला टाइप हो गया, दूसरा टाइप हमारा रनेबल इंटरफेस है। तो अब पहले हम एक्सटेंड कर रहे थे, इस बार हमने इम्प्लीमेंट किया रनेबल। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। आपने रन को ओवरराइड किया, वही सेम चीज़ें, सारा कुछ पूरा सेम रहेगा। यहाँ पे आपका लॉजिक हो गया थ्रेड डॉट स्लीप और एग्जैक्टली बाकी सारा आपको सेम मिल जाएगा। स्टेप 3 पे हमने जाके क्या किया, ये माई रनेबल का आपने ऑब्जेक्ट बनाया एंड थ्रेड, ये हमारी नई थ्रेड बन गई एंड ये हमने स्टार्ट कर दिया, वही सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था, ऑलमोस्ट पूरा सेम ही है। बस यहाँ पे हम एक्सटेंड कर रहे थे, एंड यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बस इससे हमारा फ़ायदा एक यही होता है कि यहाँ पे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो कि जावा हम सपोर्ट नहीं करती है फॉर सम रीज़न, थोड़ी सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी, एंड अगेन इससे बहुत दिक्कतें होती हैं प्रोग्रामर्स को। बट हाँ, अगर आपको कोई क्लास को इनहेरिट करना है तो आपको हमेशा रनेबल को ही यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर आपको कोई क्लास को इनहेरिट नहीं करना है तो आप पुराना वाला जो मेथड है हमारा, उसको यूज़ कर सकते हो, एक्सटेंड वाले फंक्शन को, एक्सटेंड वाले तरीके से। तो ये हमारा हो गया है। अब थ्रेड लाइफ साइकिल। ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम अ थ्रेड ट्रांजिशन थ्रू 5 स्पेसिफिक स्टेट्स मेंटेन्ड बाय JVM, यानी कि एक जो थ्रेड हम बनाते हैं वो 5 स्टेज से मतलब जाता है। पहला है हमारा न्यू, यहाँ पे जो हमारा थ्रेड है वो पैदा होता है, हम उसको बनाते हैं यूजिंग थ्रेड फंक्शन से। बट द स्टार्ट मेथड हैज़ नॉट स्टार्टेड, यानी कि देखो यहाँ पे समझते हैं, हमने ऑब्जेक्ट बना दिया थ्रेड का, ठीक है, ये यूजिंग थ्रेड फंक्शन या थ्रेड मेथड जो भी बोलो, यहाँ पे हमने स्टेप 1 कर लिया है अपना, थ्रेड मेथड हमने बना दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, तो पर्पल ले लेते हैं। हाँ, टास्क नंबर 1 हुआ हमारा, हमने एक न्यू थ्रेड क्रिएट किया, ये हमारा टास्क हो गया 1, ठीक है, ये बॉर्न हो गया। दूसरा रनेबल स्टेट, द स्टार्ट मेथड इज इन्वोक्ड, यानी कि अब स्टार्ट किया जा रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा सेकंड, ये सेकंड स्टेप हो गया। स्टार्ट मेथड इन्वोक हो चुका है एंड नाउ थ्रेड इज रेडी टू रन एंड इज वेटिंग फॉर द पूल फॉर द थ्रेड शेड्यूलर टू एलोकेट CPU टाइम टू इट। रनिंग स्टेट, रनिंग स्टेट में क्या है कि जो थ्रेड एग्जीक्यूटर होता है, जो हमारा थ्रेड शेड्यूलर होता है, randomly select the thread from the ready pool,
यानी कि जो थ्रेड रेडी है उनको रैंडमली सेलेक्ट करता है एंड इज करंटली एग्जीक्यूटिंग इट्स रन मेथड ऑन द प्रोसेसर। देखो बेसिकली जो थ्रेड शेड्यूलर होता है वो रन मेथड को रन कर रहा होता है एंड वो रैंडमली चूज करता है कि जो थ्रेड रेडी हो उसको चला देता है। ब्लॉक्ड वेटिंग स्टेट। अब देखो द थ्रेड टेम्पररी पॉज एग्जीक्यूशन इफ हैपेंस इट इज कॉल्ड स्लीप वेट और जॉइन। बेसिकली हम स्लीप वेट एंड जॉइन देखो जो कि हमने यहाँ देखा था। हमने क्या किया था, अब इस चीज़ को आपको समझ में आएगी कि हमने थ्रेड डॉट स्लीप किया था 500 मिली सेकंड के लिए। हम यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं कि वो देखिए कि क्या किसी थ्रेड को रुकवाया तो नहीं है हमने, तो यहाँ पे हमने इसको रुकवाया इस केस में। ये हमारा स्टेप 4 हो गया। अब अगेन ये नेसेसरी नहीं है, ये आप करवाओ ना करवाओ जाहिर सी बात है यूज़र पे डिपेंड करता है कि उसको करवाना है या नहीं। तो ये ब्लॉक्ड स्टेट के अंदर आता है। लास्ट आता है हमारा टर्मिनेटेड स्टेट। अगर हमने थ्रेड डॉट स्टॉप कर दिया है इट मीन्स कि जो हमारा थ्रेड है वो रुक चुका है। ठीक है, जहाँ तक हम स्टार्ट तक आए हम चाहें तो डॉट स्टॉप करके इसको T1 डॉट स्टॉप करके हम इसको रोक भी सकते हैं और वहीं हमारा ये जो थ्रेड है वो खत्म हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो मैंने प्रॉपर डायग्राम के साथ आपको समझाया है। अगेन अगर आप ये वाला क्वेश्चन आता है जो कि अक्सर आता है, लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड समझाने का क्वेश्चन आता है। जब मेरे टाइम में भी जब मैं एग्जाम दे रहा था तो ये वाला क्वेश्चन आया था, तो मुझे याद है ये चीज़। तो न्यू थ्रेड, अब देखो ये जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको ये बना के आना है। इस तरह से आप डायग्राम एक बना के आओ। सबसे पहले हमने थ्रेड को स्टार्ट किया है, ठीक है, उसके बाद रनेबल वे में गया है, ठीक है, फिर रनिंग, फिर ब्लॉक्ड। अगर ब्लॉक्ड को हम वापस से चाहें तो रनेबल स्टेट में ला सकते हैं, और अगर हमारा रनिंग स्टेट में हो तो रनेबल स्टेट में वापस भी आ सकता है। एंड फिर इन दी एंड जाके सारे के सारे डेड पे जाके अटक जाते हैं, क्योंकि इन दी एंड हमें प्रोसेस को टर्मिनेट ही करना होता है, एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। एंड अगेन यहाँ पे सारे जो मेथड्स हैं वो लिखे हुए हैं, पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। डायग्राम उतना ही टाइडी लगता है, अच्छा लगता है। प्रोग्राम जो हमारा चेकर हैं, जो इन्विजिलेटर वहाँ पे बैठे होते हैं हमारे, जो भी चेक करते हैं उन्हें लगता है कि हाँ इस बंदे के पास नॉलेज है। एंड अगेन AKTU में लोग सबसे ज़्यादा यही देखते हैं कि डायग्राम्स, है ना, डायग्राम्स कौन बना के आ रहा है, कितने अच्छे डायग्राम बना के आ रहा है, तो ये चीज़ वो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सिंक्रोनाइजिंग थ्रेड्स की। When multiple threads try to access the same shared resource at the exact same time, it leads to data inconsistency or corrupted result. देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा A is equal to 5 और B is equal to 10। अब मेरे को A प्लस B करना है, ठीक है, ये मेरी थ्रेड 1, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी थ्रेड 1 है, मुझे यहाँ पे A प्लस B करना है। अब मान लो थ्रेड 2 में किसी ने क्या किया, A की वैल्यू ओवरराइड करके A is equal to 5 कर दिया, A is equal to या फिर सॉरी A is equal to 20 कर दिया। भाई मुझे यहाँ पे इनिशियली T1 के हिसाब से मुझे यहाँ 15 आउटपुट चाहिए था, लेकिन जब कोई A को 20 कर देगा तो फिर तो यहाँ पे आउटपुट 30 हो जाएगा ना। तो ये एक म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट हो गया, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बन गया, इनकंसिस्टेंसी होगी, ये करप्टेड रिजल्ट्स हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इफ 3 थ्रेड्स ट्राई टू साइमल्टेनियसली विड्रॉ 5000, मतलब वही सेम एग्जांपल है, आप चाहो तो पढ़ के समझ सकते हो, यही सेम एनालॉजी है, मैंने सिंपली आपको समझा दिया। इसका सोल्यूशन क्या है, वो है सिंक्रोनाइजेशन। It is a mechanism to control multiple threads such that only one thread can access the shared resource at a given time। यानी कि एक बार में एक थ्रेड एक ही रिसोर्स को यूज कर सके, ये इसका सॉल्यूशन है, जो इसको हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। द मॉनिटर लॉक कॉन्सेप्ट, दूसरा हमारा तरीका है। इन जावा एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ इंट्रिंसिक लॉक मॉनिटर। व्हेन अ थ्रेड एंटर्स अ सिंक्रोनाइज्ड एरिया इट एक्वायर्स दिस लॉक एट अदर थ्रेड्स मस्ट वेट आउटसाइड। अब देखो ये आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, क्योंकि हमने ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एंड COA में भी ये दोनों का ये वाले जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली एक थ्रेड होगा, वो क्या करेगा, थ्रेड लिख दिया मैंने गलती से, थ्रेड एक प्रोसेस को या किसी भी एक रिसोर्स को इंडल्ज कर रहा है मान लो, ठीक है, तो वो एक लॉक लगा देगा बाहर कि अब जब तक ये थ्रेड इसको एक्सेस कर रहा है कोई और इसको यूज नहीं कर पाएगा, और जैसे ही उसका काम हो जाएगा वो इसको अनलॉक कर देगा ताकि जो आगे के जो थ्रेड हैं वो उसको यूज कर पाए। इसको कहते हैं मॉनिटर लॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये दो हमारे पास तरीके हैं। अब देखो टाइप ऑफ सिंक्रोनाइजेशन थ्रेड, मेथड लेवल सिंक्रोनाइजेशन, ब्लॉक लेवल सिंक्रोनाइजेशन, दो तरह के होते हैं हमारे। इसमें एंटायर मेथड इज लॉक्ड यूजिंग सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड, यानी कि सिंक्रोनाइज करके हमारे कीवर्ड होता है जिससे हम पूरे जो मेथड है उसको लॉक कर देते हैं। ब्लॉक लेवल सिंक्रोनाइजेशन ओनली स्पेसिफिक कोड ब्लॉक, यानी कि इससे हम क्या करते हैं, एक पूरे मेथड को लॉक कर देते हैं, यानी कि एक बार में वो जो पूरा मेथड है उसको एक ही, क्योंकि जाहिर सी बात है एक मेथड को ही तो हम रन कर देंगे थ्रेड में,
तो हम कह रहे हैं कि उस पूरे मेथड को लॉक कर दो जब तक ये थ्रेड इसको एग्जीक्यूट कर रही है। दूसरा हो गया हमारा ब्लॉक लेवल, यानी कि हमें मान लो पूरा फंक्शन नहीं रोकना, हो सकता है हमारे फंक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें हों, एक स्पेसिफिक ब्लॉक हो, हमें बस उसी को रोकना हो, तो उस ब्लॉक को रोकने के लिए हम ब्लॉक लेवल सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। अब ये देखो, ये हमारा एक कोड है उसी से रिलेटेड। यहाँ पे हमने मेथड लेवल सिंक्रोनाइजेशन किया है। मेथड लेवल सिंक्रोनाइजेशन यानी कि सिंक्रोनाइज्ड वॉइड डिस्प्ले डेटा स्ट्रिंग थ्रेड नेम, ठीक है। फॉर्मेट आप देख पा रहे हो, सिंक्रोनाइज हमने यूज़ किया है वॉइड डिस्प्ले डेटा एंड हम यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहे हैं थ्रेड नेम, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो हमने ये वाला जो मेथड है, हमने इस पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज कर दिया है। बेसिकली अब जब तक थ्रेड वन, मैंने कमेंट में लिखा भी है, थ्रेड वन इज इनसाइड दिस मेथड, यानी कि जब तक थ्रेड वन इस मेथड में है, थ्रेड टू को बाहर वेट करना होगा, उस प्रोसेस को बाहर वेट करना होगा, ठीक है। दूसरा तरीका है थ्रेड टास्क क्लास, यानी कि इम्प्लीमेंट्स रनेबल। वही एक होता है हमारा इम्प्लीमेंट करके, ठीक है, रनेबल को आप इम्प्लीमेंट कर दो एंड अगेन सेम इस तरह से डेटा ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले डेटा थ्रेड करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, ठीक है। आप यहाँ पे अगेन रनेबल को मैं रन को ओवरराइड करके आप इसको कर सकते हो सेम तरीके से। समझ जाओगे, कोड सिंपल है, कुछ नहीं है, बस को समझने वाले बस इसमें यही थी। सिंक्रोनाइज कीवर्ड है, बाकी जो अंदर का जो लॉजिक है वो तो आपको समझ ही जाएगा, क्योंकि हमने उसकी बात पहले ही कर ली है, पहले हमने समझ ली इस तरह की चीज़, ठीक है। तीसरा है हमारा मेन एग्जीक्यूशन क्लास। दो चीज़ें हो गई हमारी। अब यहाँ पे आके हम वही कि थ्रेड को जाके हम स्टार्ट कर देंगे अपनी, ठीक है। थ्रेड का हमने ऑब्जेक्ट बनाया एंड रन के स्टार्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है, क्रिएटिंग टू थ्रेड्स दैट विल शेयर द सेम ऑब्जेक्ट। अब देखो, दोनों ये थ्रेड है ना, ये एक ही चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, बट हमने क्या किया हुआ है, इसको हमने उसको पॉज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप देखोगे डेटा एक्सेस हमने यूज़ किया हुआ है एंड यहाँ पे जाके हमने डेटा जो एक्सेस है हमारा, ये हमने इसको ओवरराइड किया हुआ है। तो यानी कि अब क्या होगा कि जो प्रोसेस टू है, हमारी जो थ्रेड टू है, उसको वेट करना पड़ेगा जब तक हमारा थ्रेड वन कंप्लीट नहीं हो जाता है, उसके बाद हमारा थ्रेड टू रन करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका प्रीवियस कोड का आउटपुट है। फर्स्ट थ्रेड स्टार्ट्स, पहले वो 10 देगा, फिर वो एंड कर देगा, फिर दूसरा हमारा थ्रेड स्टार्ट होगा, फिर वो 10 देगा, एंड कर देगा। सिंपल सी बात है। सॉरी, हाँ, जब पहले ये रन कर रहा होगा तो ये 10 देगा, और जब ये जब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा सेकंड थ्रेड है वो वेट कर रहा है बाहर, जब ये रन हो जाएगा उसके बाद ये रन होगा। अब ये है हमारा ब्लॉक लेवल सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक को करते हैं। नोटिस दिस मेथड इज नॉट सिंक्रोनाइज एट दिस मेथड लेवल, ठीक है। अब देखो, पहले हमने क्या किया था, इसको पूरे को, अगर आपको याद हो तो हमने पहले इसको सिंक्रोनाइज वर्ड डिस्प्ले डेटा था। अब यहाँ पे ये बस खाली डिस्प्ले डेटा है, यहाँ पे हमने इसको सिंक्रोनाइज नहीं किया, हमने किया डेटा एक्सेस इम्प्लीमेंट्स रनेबल, ठीक है। अब यहाँ पर डेटा एक्सेस का हमने एक वो बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको रन क्लास में ओवरराइड किया एंड बस इन दी एंड जाके हमने थ्रेड बनाया, इसको स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हमने बेसिकली एक ब्लॉक को, अगर आप देखो तो यूज़ किया है। देखो, डेटा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप जाओ, हमने डेटा एक्सेस करके ये जो एक ऑब्जेक्ट है हमारा, हमने बस इतने को सिंक्रोनाइज किया है, ठीक है। हमने पूरे मेथड को नहीं किया, हमने बस इतने से ब्लॉक को, यानी कि ये इतना जो पार्ट है, बस इसके लिए हमने थ्रेड को बनाया है। थ्रेड को नहीं बनाया एक्चुअली, मतलब जो हमारा ब्लॉक लेवल सिंक्रोनाइजेशन है, बस हमने उसी के लेवल का किया है, ठीक है। तो आप आई होप समझ पा रहे होगे यहाँ पे आके। और ये इसका आउटपुट सेम वही रहेगा, ठीक है, जो प्रीवियस उसका आउटपुट था, बट यहाँ पे अंतर वही है कि पहले हम पूरा मेथड को रोक ले रहे थे, यहाँ पे बस हमने एक पर्टिकुलर प्रोसेस को, या सॉरी पर्टिकुलर ब्लॉक को रोका है। बात करते हैं अब इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन की, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अगर हम देखें ज़्यादा आगे सिलेबस में अपने, तो ये हमने पूरा कवर कर लिया था। थ्रेड भी हमने कवर कर लिया है, थ्रेड लाइफ साइकिल हो गई है हमारी, थ्रेड बनाना हमने सीख लिया है, थ्रेड प्रायोरिटीज भी हमने देख लिया है, सिंक्रोनाइजिंग थ्रेड्स भी हमने देख लिया है। लास्ट टॉपिक है हमारा इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। ये होने के बाद हमारी जो पूरी यूनिट है, AKTU के अकॉर्डिंगली हमने एक टॉपिक का कवर कर लिया है विद कोड, ठीक है। तो पूरी 100% यूनिट हमने कवर कर ली है, ठीक है। तो देखो, बेसिकली इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का मतलब है जब दो थ्रेड कम्युनिकेट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो हो सकता है जैसे थ्रेड ए है, ठीक है, एंड एक है थ्रेड बी। मान लो इसको बीच में पॉज लेना हो। अब जब इसको पॉज लेना है
और ये सेम रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए बैठा हुआ है। तो अब ऐसा होगा ना कि अब यहाँ पे तो थ्रेड फ्री हो गई है ना, इसने अभी वेट कर लिया और इसको भी रोक के रखा है। वो ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग होते हैं कि आपकी होमवर्क कॉपी ले जाते हैं, खुद भी होमवर्क करते नहीं है, आपको भी पढ़ने नहीं देते। तो वो वाला केस बन गया ना यहाँ पे कि ए ने रिसोर्स ले रखा है, यूज भी नहीं कर रहा है एंड किसी को करने भी नहीं दे रहा। तो इस चीज को म्यूचुअली सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन जो मेथड है इसको। यहाँ पे होता क्या है, ये देखो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है। A producer thread creates an item, puts it in the buffer. If the buffer is full, it must wait. ठीक है, इसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, once the consumer takes an item, it notifies the producer to create more. तो बेसिकली कहने की बात यहाँ पे बस इतनी सी है कि जब ए वेट कर रहा है, किसी चीज का वेट कर रहा है, तो हम बी को बोल देंगे नोटिफाई। हम इस तरह से लास्ट में नोटिफाई या फिर नोटिफाई ऑल। बेसिकली वेट का मतलब है कि जो हमारी प्राइमरी क्लास, जो कि हमारी इसको मेथड जो हमारा थ्रेड को यूज कर रहा है, वो वेट कर रहा है। उस टाइम पे जो हमारा दूसरा मेथड है वो लीड ले लेगा। उसमें हम नीचे लिखेंगे नोटिफाई। नोटिफाई का मतलब होता है कि इसको नोटिफिकेशन दे दो कि ये वेट कर रहा है तो तुम रन कर जाओ। ठीक है, अब मान लो हो सकता है सी बी हो, सी बी ऐसी क्लास हो जो कि ए का ही वेट कर रही है, डी भी एक क्लास हो, तो हम कहेंगे नोटिफाई ऑल, यानी कि सबको नोटिफिकेशन मिल जाए कि आप इसको यूज कर सकते हो। देन अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, जब तक इसका वेट ओवर नहीं होता है, इनमें से कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। फिर जब ये वापस आ जाएगा तो ये लीड वापस ले लेगा ए। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये इसका एग्जांपल है। अब देखो बेसिकली ये एक सबसे पहली चीज है कि एक टॉपिक कंटेनर की क्लास है, जहाँ पे अगेन एक हमारा मेथड है हमारा ये पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वॉइड पुट टू पुट टॉपिक, राइट। ये मदर क्लास है। यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे कोर लॉजिक आप पढ़ सकते हो, सिंपली आपको समझ में आ जाएगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग का है। मेन चीज टू बी फोकस्ड इज यहाँ पे हमने नोटिफाई यूज किया है। नोटिफाई द सन दैट टॉफी इज नाउ अवेलेबल। बेसिकली सन को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे जो टॉफी है वो अवेलेबल है। दूसरा है हमारा कंज्यूमर मॉडल सन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा मेथड है हमारा, ये भी इसको भी नोटिफिकेशन है। नोटिफाई द मदर दैट द कंटेनर इज एम्प्टी। ये नोटिफिकेशन देगा कंटेनर मेरा जो है वो एम्प्टी है। अगेन सेम पूरा कोड अंदर लिखा हुआ है हमारा। अब दूसरी पार्ट जो हमारा हो रहा है वो है प्रोड्यूसर थ्रेड का। प्रोड्यूसर थ्रेड हमारा क्या कर रहा है कि उसने देखो हमने एक रनेबल बना दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आके हमने जो ब्लॉक है उसको सिंक्रोनाइज कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, हमने पीछे देखा था ये। अब यहाँ पे कंटेनर पुट टॉपी एंड ये रन हो जा रहा है। इसके बाद जो हमारा कंज्यूमर थ्रेड है वो रन हो रहा है। अगेन सन रनेबल को इम्प्लीमेंट करता है एंड वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। सन जो है वो हमारा क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को रोक के रखा हुआ है। एंड फिर इन दी एंड जो है हमारा जो मेन थ्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है एंड मदर को हम स्टार्ट कर देते हैं एंड सन को स्टार्ट कर देते हैं। तो अब देखो इससे क्या होगा, इसको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे जो टॉपिक है वो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी जो कंटेनर है वो एम्प्टी है। तो ये आपस में जो कि जैसे यहाँ पे वेट फंक्शन है, ठीक है, ये वेट जब कर रहा होगा, जब ये वेट करेगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जब ये वेट करेगा तो फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोनों में वेट और नोटिफिकेशन आपस में है। तो जब वो वेट करेगा तो दूसरा वाला उसको लीड ले लेगा, जब वो उसको वेट को यूज करेगा तो दूसरा वाला लीड ले लेगा एंड इस तरह से हमारे पूरा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। आई वुड से कि थोड़ा बैठ के पढ़िए, पूरा एक ही प्रोग्राम है, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है आई नो, बट अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको पढ़ के जा सकते हो। एंड अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बार बार इसको एक बार पढ़ें। एंड अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो मेरे पास आके टेलीग्राम में आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे आके वहाँ पे अपना डाउट डालो एंड हम आपको श्योर उस डाउट को जो भी आप पूछोगे आप उसका हम आपको आंसर देंगे एंड अपना बेस्ट देंगे हम आपको सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम से आप जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड ये इसका आउटपुट है कोड का, आराम से बैठ के आप पढ़ सकते हो उसको। बाकी मैंने आपको समझा दिया ये प्रोग्राम किस तरह से ये एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, और यही करके हमारी जो पूरी यूनिट 2 है जावा की वो खत्म होती है। एक एक टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अगर कोई डाउट आता है तो अगेन टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो आप आके पूछ सकते हो। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। नोट्स चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आई हो एंड सब्सक्राइब टू बिटवाइज लर्निंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।